हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोगों की लाइफ इन जनरल अच्छी चल रही होगी। आज हम करेंगे चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट, देखते हैं टाइम कितना हो रहा है। एकदम ईजी सा है, बस बहुत ही कम एडजस्टमेंट है। ठीक है, एकदम ईजी सा है। कोई पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी देखो तो ज़्यादा नहीं है, एक दो क्वेश्चन ही हैं। तो मेन जो अपन पढ़ते हैं आज वो है चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट के ऊपर। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 1023C। सेक्शन नंबर 10 हमारा एग्जाम्पशन सेक्शन अपन पढ़े हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी इनकम हो रहा है किसका, यूनिवर्सिटी का, हॉस्पिटल का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, मेडिकल इंस्टीट्यूशन का, वो हमारा 1023C के अंदर क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एनी यूनिवर्सिटी या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि होलली या सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है बाय द गवर्नमेंट, और उसका वो एग्जिस्ट इसीलिए करी जस्ट बिकॉज वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, प्रॉफिट पर्पज़ के लिए नहीं है। अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं चैरिटेबल, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये प्रॉफिट पर्पज़ में नहीं होना चाहिए, इसका जो इसका एग्जिस्टेंस सोली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होना चाहिए। वैसे कोई भी हॉस्पिटल या अदर इंस्टीट्यूशन जो कि अगेन सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड है गवर्नमेंट से, और वो सोली फॉर फिलियंथ्रोपिक पर्पजेस है एंड नॉट फॉर द प्रॉफिट पर्पजेस, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इनकम होगा वो एग्जाम्प्ट होगा ना। यहाँ पे लिखा है कि होली या सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। होली मतलब जितना 100% गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है, मतलब जो भी पैसे गवर्नमेंट दे रही है। सब्सटेंशियली फाइनेंस मतलब 50% ऑफ द टोटल रिसिप्ट, जितना रिसिप्ट उनको मिल रहा है उसमें से 50% या उससे ज़्यादा सब्सटेंशियली कौन फाइनेंस कर रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू उनको मिल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंशियली फाइनेंस कर रही है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि कोई भी यूनिवर्सिटी या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि एग्जिस्ट हो रहा है सोली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस, और उसका एग्रीगेट एनुअल रिसिप्ट अगर एक्सीड नहीं कर रहा है 1 करोड़ से ज़्यादा, या कोई भी ऐसा हॉस्पिटल या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि अगेन होली एग्जिस्ट कर रहा है फिलियंथ्रोपिक के लिए, एंड अगर उसका एग्रीगेट एनुअल रिसिप्ट जो उसको मिल रहा है, एनुअल रिसिप्ट मिल रहा है, वो अगर प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ 1 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो उनका जो भी इनकम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके। उसके बाद बोल रहा है कि एनी अदर फंड या इंस्टीट्यूशन जो कि हम चैरिटेबल पर्पस, एनी अदर फंड्स और इंस्टीट्यूशन फॉर चैरिटेबल पर्पस अगर अप्रूव कर रहा है, कौन अप्रूव कर रहा है, मतलब कोई भी फंड या इंस्टीट्यूशन है और वो चैरिटेबल पर्पजेस का काम कर रही है, और अगर प्रेस्क्राइब अथॉरिटी उसको अप्रूव कर रहा है, कैसे अप्रूव करेगा, बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव देखेगा कि क्या चैरिटेबल पर्पजेस के लिए की है। तो विथ हैविंग रिगार्ड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द फंड और इंस्टीट्यूशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द इंडिया और थ्रू आउट एनी स्टेट और स्टेट्स, तो यहाँ पे भी वो क्या करेगा, उसके इनकम को एग्जाम कर सकता है। ऐसे ही कोई भी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जो कि होली फॉर पब्लिक रिलीजियस है, होली फॉर पब्लिक रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज़ के लिए है, तो वो और अपना उनको जो भी इनकम हो रहा है वो उसको अप्लाई करिए फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द फंड या इंस्टीट्यूशन, तो उस केस में भी यहाँ पे अपना जो इनकम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ऐसे एनी अदर यूनिवर्सिटी, एनी अदर हॉस्पिटल्स हैं, तो मेन अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे एनी ये तो पहले पढ़ना है, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड, फिर हॉस्पिटल है, फिर अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है 1 करोड़ से ज़्यादा, तो यहाँ पे जो भी इनकम होगा वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 1023C। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नोट्स में क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब फॉर्म, तो यहाँ पे अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। अपने को अगर एग्जाम्पशन अवेल करना है तो अपने को प्रेस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सच एग्जाम्पशन विल हैव टू बी मेड इन प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर में। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है टू एक्ट एज अ प्रेस्क्राइब अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन नंबर ये, तो यहाँ पे अपन 4, 5, 6 में यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं कि अगर यहाँ पे अगर अपने को अप्रूवल होगा प्रेस्क्राइब अथॉरिटी के इस केस में, तो वहाँ पे वो उनका इनकम को एग्जाम कर सकती है। सिमिलरली विद द ट्रस्ट, सिमिलरली विद यूनिवर्सिटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल, तो यहाँ पे अपना वो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी कौन होगा, तो यहाँ पे अपने को बता देंगे कि जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है वो हमारा क्या होगा, प्रेस्क्राइब अथॉरिटी होगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस एग्जाम्पशन। ठीक है। मतलब वो डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा, वो इन्फॉर्मेशन मंगवाएगा, वो देखेगा कि वो जो इंस्टीट्यूशन है या फिर वो लोग जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो जेन्युइन है कि नहीं, वो ये सब देखेगा। एंड वो देखेगा कि जो भी रिक्वायरमेंट है इस लॉ में, इनकम टैक्स लॉ के साथ साथ अदर लॉज में जो भी रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट ले लो या कुछ भी ले लो, तो उसमें उन लोग फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, एंड उसके बेसिस में वो अगेन अप्रूव करेगा कि अगर तुम इस काम के लिए अगर तुमको कुछ मिल रहा है तो वो तुम्हारा इनकम एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। नाउ कुछ ये इंपॉर्टेंट है कि क्या कंडीशंस है टू बी फुलफिल फॉर एग्जाम्पशंस, तो यहाँ पे अपने को कुछ कंडीशंस दिए गए हैं कि ये कंडीशंस अगर अपन मान लेंगे, ये कंडीशंस अगर फुलफिल होंगे, तो यहाँ पे जो अपन पढ़ रहे हैं कि जो इनके इनकम होंगे वो एग्जाम्प्ट होंगे अंडर सेक्शन 1023C वो होगा। बट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पशन अंडर 1023C 4, 5, 6 एंड 6A के लिए है। ठीक है। तो उनके लिए फुलफिल होना चाहिए। तो देखो सब क्लॉज 4 यहाँ पे है,
ये है 5, ये है 6 और ये है 6 है, ठीक है। तो इनके लिए क्या है, ये कंडीशंस दी गई हैं। क्या कंडीशंस है, इट शुड अप्लाई इट्स इनकम और एक्यूमुलेट इट फॉर एप्लीकेशन होली और एक्सक्लूसिव टू द ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली देखो एक मेमोरेंडम बनाते हैं लोग, ठीक है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनीज अगर पढ़ के आ रहे हैं तो वहाँ पे उनको ऑब्जेक्ट बताना रहता है, उनको ये बताना, एक ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है वहाँ पे उनको बेसिकली ये बताना पड़ता है कि हमने जो ये इंस्टीट्यूशन, हमने जो कंपनी है, हमने जो भी फॉर्म किया है तो उसका पीछे क्या हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों किस पर्पज़ में हमने किया है। तो अपने को ये देखना है कि जो भी उनको इनकम, जो भी उनको डोनेशंस मिलती हैं, ठीक है, वो उस पैसे को किस में अप्लाई करते हैं, अपने पास रख लेते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट जो लोग बताए थे वो ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हेल्प करते, अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये जो इनकम या जो एक्यूमुलेट होगा वो होली एंड एक्सक्लूसिवली ऑब्जेक्ट के लिए होगा, जिसके लिए वो एस्टेब्लिश हुआ था, जो ऑब्जेक्ट के लिए वो ऑब्जेक्ट में उनको करना है। फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है, इन केस वेयर मोर देन 15% ऑफ इनकम इज एक्यूमुलेटेड द पीरियड ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 15% ऑफ द इनकम शैल बी मैक्सिमम 5 ईयर्स। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ क्या होता है कि लोग सेविंग्स करते हैं, ठीक है, सपोज आप एक स्कूल चला रहे हैं, ठीक है, आप हायर एजुकेशन स्कूल्स वगैरह चला रहे हैं, आपको कॉलेज एक मतलब जो इंजीनियरिंग कॉलेज सपोज वही स्कूल के ब्रांच वाले को खोलना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको जो डिपॉजिट्स, आपको जो यहाँ पे इनकम रिसीव हो रही है उसका आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15% को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एंड वो भी मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ताकि मतलब उनको आपको पहले बताना पड़ेगा कि मैं ये जो पैसे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बाद में 5 साल में मेरे को एक कॉलेज करना है, तो उसके लिए उनको सेविंग्स करना है, ठीक है। इसलिए मैं 100% जो भी मेरे को डोनेशन ले रहा है उसको मैं अपने ऑब्जेक्ट लिए अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक्यूमुलेट करके रख रहा हूँ। तो यहाँ पे वो 15% आप इनकम को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एंड मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए एक्यूमुलेट किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि जो फंड है वो हमारा, अगर वो फंड अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और डिपॉजिट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मोड जो कि हमको सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 5 में स्पेसिफाई है, तो अगेन यहाँ पे ये कंडीशन उनको फुलफिल करना है, मतलब जो भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, वो 11(5) के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। बट हाउएवर यहाँ पे अगेन कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर अपन कोई एसेट हेल्ड कर रहे हैं फंड में, ट्रस्ट में, इंस्टीट्यूशन में, और वो हमारा कॉर्पस का फॉर्म पार्ट हो रहा है, तो उस केस में अपने को जरूरी नहीं कि 11(5) से डिपॉजिट करना, अगर आप कॉर्पस के लिए डिपॉजिट करो तो चलेगा, ठीक है। अगर कोई भी इक्विटी शेयर्स को अपन कर रहे हैं, अगर इक्विटी शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी अगर अपना कॉर्पस का पार्ट हो रहा है, डिवेंचर, बोनस शेयर्स, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अगर अपने को रिसीव हो रहा है, इनफॉर्मल ज्वेलरी, फर्नीचर और अदर आर्टिकल एज अ बोर्ड में स्पेसिफाई फॉर एनी टाइम, तो वो भी हमारा चलेगा। बट 11(5) में आई गेस है यहाँ पे 11(5), आपको मैं वो बाद में पढ़ेंगे ना 11(5), उसमें बता दूंगी, मैं आपको वापस से रिकलेक्ट करवा दूंगी कि यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि जो फंड्स है वो हमारा डिपॉजिट होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मोड, जो हमको 11(5) में बताया है। बट उसके साथ साथ अगर कॉर्पस में डोनेशन हो रहा है, आपका इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर, बोनस शेयर्स या ज्वेलरी अगर कोई कर रहा है, तो ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वो भी हमारा चलेगा, ठीक है। समझ में आया इतना। और ये सब जो हमारे कंडीशंस थे वो यहाँ पे ये 4, 5, 6 के लिए यहाँ से था, 5th वाले पॉइंट से है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जेम्पशन टू प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट। यहाँ पे बोल रहा है कि एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन नंबर अगेन 2023 4, 5, 6 एंड 6A वुड नॉट अप्लाई टू PGBP इन ऑल केसेस, हाउएवर वेयर द बिजनेस इज इंसिडेंटल टू द अटेनमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव एंड सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, ओके। बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने पढ़ा कि अगर ये इन लोग ये कंडीशंस फुलफिल करें तो इनको ये जो हमारे 4, 5, 6 एंड 6A वाले थे उनको हम क्या कर देंगे, उनका इनकम को एग्जेम्प्ट कर देंगे। बट यहाँ पे PGBP इनकम के बारे में बात नहीं कर रहा है। अगर उनका बिजनेस पर्पस के, हमने यहाँ चैरिटेबल पढ़ा है तो वो नॉट प्रॉफिट पर्पस के लिए, बट अगर आपको कोई भी बिजनेस इनकम हो रहा है तो वो आपको क्या नहीं होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। इसमें भी प्रोवाइडेड है कि अगर ये जो बिजनेस आप कर रहे हो वो इंसिडेंटल तो मेन ऑब्जेक्टिव है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आप जिस पर्पज़ के लिए आपने ये ट्रस्ट खोला है उसका ऑब्जेक्टिव से बहुत इंसिडेंटल है आपका जो भी बिजनेस है, तो उस केस में अगेन, और उसके साथ साथ आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, आप जो बिजनेस कर रहे हो वो इंसिडेंटल टू द मेन ऑब्जेक्टिव है, प्लस आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स सेपरेटली मेंटेन कर रहे हो इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट बिजनेस, तो उसका प्रॉफिट का भी आपको एग्जम्पशन मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ नोटिफिकेशन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी नोटिफिकेशन इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन आफ्टर 2006 विल बी वैलिड अंटिल विड्रॉन, ठीक है। ये कुछ पॉइंट नहीं है। उसके बाद टाइम लिमिट फॉर पासिंग अप्रूवल, अगेन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वेन एन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एग्जाम्पशन इज मेड ऑन और आफ्टर 2006 एवरी नोटिफिकेशन शैल बी इशूड और अप्रूव अंडर शैल बी ग्रांटेड और एन ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन शैल बी पास विद इन, ओके। तो मतलब देखो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी उन लोग नोटिफिकेशन डालेंगे, जो भी उन लोग एप्लीकेशन आपने डाला है एग्जाम्पशन क्लेम करने के, तो विद इन 12 मंथ्स आपको गवर्नमेंट बताएगा। उसके बाद आपको ऑडिट करवाना है अकाउंट्स, यहाँ पे बोल रहा है अगर आपका जो भी टोटल इनकम है एंटिटी जो कि अगर 4, 5, 6, 7, 6A में है, तो उसका आपको अपना अलग से, अगर वो आपके बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा एक्सिड कर रही है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा एक्सिड कर रही है, तो उसमें आपको अपना अकाउंट्स को ऑडिट करवाना है बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसका ऑडिट रिपोर्ट को भी फर्निश करना है, ओके।
नेक्स्ट है, हेडिंग पढ़ने से समझ में आ जाए, दैट इज पेमेंट या क्रेडिट टू अनदर फंड या अनदर ट्रस्ट एक्सेट्रा आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड इनकम नॉट टू बी कंसिडर एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपने 15% कुछ अपना एक्यूमुलेट इनकम रखा है ताकि आप बाद में कुछ एक बनाओगे, राइट, और उसको आप उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करके किसी अनदर ट्रस्ट को, किसी अनदर फंड को ट्रांसफ़र कर ले रहे हो, तो हम ये नहीं मानेंगे कि आप वो पैसे को अप्लाई कर रहे हो टूवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो उसमें अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे टूवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स इसमें आपका इनकम लग जाएगा, आपको एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है? नाउ यहाँ पे बोल रहा है प्रोविजन ऑफ दिस, ये पीजीबी वाले सेक्शन है। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहे हो या फिर आप डिडक्ट कर रहे हो बट टाइमली गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे 30% ऑफ द सम पेड वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन। तो उसमें से जितना सम पे करो उसमें से 30% आपका, उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसको अपन ऐसे मान लेंगे कि आप उसको अप्लाई नहीं किया टूवर्ड्स योर ऑब्जेक्टिव एंड देयरफॉर यू हैव टू पे द टैक्सेस ऑन द 30%। ठीक है, इन दैट ईयर। एंड जिस साल अगर आप पेमेंट कर दे रहे हो टीडीएस, तो वो जो आपको 30% में टैक्स पे करना था, अब वो आपको नहीं पे करना पड़ेगा। लाइकवाइज अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर इंकर कर रहे हो या कुछ भी पेमेंट कर रहे हो और वो पेमेंट आप टू अ पर्सन इन अ डे, वो जो हमारा 10,000 वाला पीजीबी में सेक्शन है, एग्रीगेट पेमेंट कर रहे हो टू अ पर्सन इन अ डे, अदर देन दैट ऑफ अकाउंट पे चेक में, ड्राफ्ट में, अगर वो एक्सीड कर रहा है 10,000, तो अगेन वो जो आपका अमाउंट है उसको हम ये मान लेंगे कि ये आपका एप्लीकेशन टूवर्ड्स वो नहीं हो रहा, हम आपका इसका इनकम मान लेंगे एंड इसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है फर्दर, अगर कोई भी लाइबिलिटी आप इंकर कर रहे हो और उसमें भी आपने लाइबिलिटी इंकर करने के लिए अगर आपने एक्सपेंडिचर किया है, वो अपने चेक से मतलब कैश से कर लिया, 10,000 से एक्सीड कर रहा है, तो इस केस में भी हम उसको इनकम मान लेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर आपको बता रहे हैं कि ये जो हमको एग्जाम्शन है, एग्जाम्शन अंडर सेक्शन नंबर 1023C, ये आपको नहीं मिलेगा अगर अपने को पता चल रहा है कि वो जो फंड है, वो इंस्टीट्यूशन, वो यूनिवर्सिटी, वो हॉस्पिटल, वो इनकम को अप्लाई नहीं कर रहा है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न, वो जो फंड है वो जेन्युइन नहीं है। ठीक है, और जो भी कंडीशन, जो भी अदर लॉ के कंडीशन, इनकम टैक्स के प्रोविजन के साथ साथ तो नहीं है, प्लस अदर लॉज जो रिक्वायर्ड था फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, उसके हिसाब से भी नहीं हो रहा है। जो कंडीशंस मेंशन है वो कंडीशंस फुलफिल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो आपको एग्जाम्शन ग्रांट किया गया था उसको विड्रॉ किया जा सकता है। हाउएवर एक सो कॉज नोटिस प्लस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सो कॉज नोटिस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपके पास जाना चाहिए कि आप बताओ कि क्यों हम आपका एग्जाम्शन को विड्रॉ नहीं करें। ठीक है, नेक्स्ट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देयर इज टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ एग्जाम्शन। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्शन चाहिए तो आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, वो हम पढ़े। टाइम लिमिट क्या है, सक्सेसिव फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर से पहले आपको एप्लीकेशन फाइल करना है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है कि अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एग्जाम्शन चाहिए फॉर द प्रीवियस ईयर 1920, तो उसको 30 सितंबर 2020 से पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे पूरा एनोनिमस डोनेशन टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। अगर कोई भी डोनेशन हो रहा है एनोनिमसली, ठीक है, मतलब इसमें अपन डिटेल्स रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करें कि इसने कौन, किस पर्सन इसमें डोनेशन दिया है, तो उसको हम उसमें अपना टैक्स पेबल होगा, उसको अपन पार्ट ऑफ हमारा इनकम मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हेडिंग पढ़ लो, अगेन हो जाएगा। अगर आप अपने कॉर्पस डोनेशन से किसी ट्रस्ट को या किसी फंड को डोनेट कर रहे हो, कोई भी अमाउंट क्रेडिट कर रहे हो, तो वो भी हमारा एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, उसको भी अपन इनकम में ट्रीट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपका कमर्शियल रिसिप्ट आपके टोटल रिसिप्ट के 20% से एक्सीड कर रहा है, तो उसको भी अपन क्या नहीं मानेंगे, उसमें भी अपने को एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, 20% से एक्सीड नहीं होना चाहिए आपका टोटल रिसिप्ट से। उसके बाद नो बेनिफिट ऑफ एग्जाम्शन अंडर सेक्शन नंबर 10 टू एंटाइटल एलिजिबल फॉर एग्जाम्शन अंडर सेक्शन नंबर 1023C। तो बेसिकली आपको एग्जाम्शंस जो सेक्शन नंबर 10 में जो लिस्ट है, वो एग्जाम्शंस आपको अवेलेबल नहीं होंगे अगर आपको सेक्शन नंबर 1023C का एग्जाम्शन मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर इनकम का एग्जाम्शन तब भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप कॉस्ट ऑफ एसेट को एज ए, मतलब अगर आप एसेट, अगर आपने कोई सपोज आपने एसेट परचेस किया है, ठीक है, और उसके कॉस्ट को आपने ऐसे दिखा दिया है कि मैंने ये जो कॉस्ट इनकर किया है मेरे टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव है, मतलब आप उसको आप ऑलरेडी अप्लाई कर लियो टूवर्ड्स ऑब्जेक्टिव, तो उसमें कॉस्ट ऑफ एसेट में जो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, उस डेप्रिसिएशन का रिडक्शन आप नहीं ले सकते हो। ठीक है, एक बार अपन वापस से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या अभी पढ़े हैं। ठीक है, फर्स्ट से अपन यहाँ पे पढ़ते हुए आए हैं कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोई हॉस्पिटल वगैरह अगर सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट या होली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट है, वो प्रॉफिट पर्पज़ के लिए नहीं है, तो उनका जो इनकम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके साथ साथ कोई भी अगर यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर वो गवर्नमेंट से सब्सटेंशियली फाइनेंस नहीं है और अगर उनका एनुअल रिसिप्ट एक्सिट नहीं कर रहा है 1 करोड़ से ज़्यादा, तो यहाँ पे अगेन वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद कोई भी फंड या इंस्टीट्यूशन, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी अदर यूनिवर्सिटी, अदर हॉस्पिटल अगर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी उनको बोल रहा है, तो उनका एग्जाम्शन मिल जाएगा।
एप्लीकेशन देना पड़ेगा एग्जाम्पशन ग्रांट करने के लिए प्रेस्क्राइब अथॉरिटी कौन है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है। क्या कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव वो बताएंगे वो ऑब्जेक्टिव के वो एक्सपेंसेस को अप्लाई करना है। उसके साथ साथ 15% ऑफ इनकम को अपन एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं, मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपने को जो स्पेसिफाइड किया है मोड 11(5) में, वो मोड के हिसाब से अपने को करना है। एंड यहाँ पे अगेन अपने को बोल रहा है कि अगर अपन कॉर्पस में कर रहे हैं चलेगा, अगर अपन इक्विटी शेयर अगर अपना कॉर्पस में कर रहे हैं ये सब अपना चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी बताया कि अगर हमारा जो बिजनेस पर्पज़ के लिए अगर अपन सपोज आपको अपना बिजनेस इनकम हो रहा है तो हमारा एग्जेम्प्ट नहीं होगा, बट हाउएवर जो अपन बिजनेस कर रहे हैं वो इंसिडेंटल टू द मेन बिजनेस है, प्लस अपन अगर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑडिट ऑफ अकाउंट्स करवाना है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। उसके बाद अगर आप अपने एक्यूमुलेटेड इनकम से कोई भी पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे हो या किसी को भी पेमेंट कर रहे हो अनदर फंड का, तो वो आपका एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा, उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टीडीएस डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, डिडक्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हो, तो 30% आपका डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब आपको 30% इनकम मान लिया जाएगा, उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। प्लस अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो, कोई भी लाइबिलिटी के टूवर्ड्स पेमेंट कर रहे हो या कोई भी आपको एक्सपेंडिचर मिल रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहे हो और वो आप कैश में कर रहे हो, 10,000 से एक्सीड हो रहा है, तो अगेन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपको वो इनकम मान लिया जाएगा। अप्रूवल विड्रॉ कब हो सकता है, अगर अपन को जेन्युइन नहीं लग रहा है, असिस्टेंट ऑफिसर को जेन्युइन नहीं लग रहा है, एक इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन नहीं है, इन अकॉर्डेंस विद द अदर लॉ नहीं है, तो यहाँ पे आपका सो कॉज नोटिस देने के बाद, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देने के बाद यहाँ पे आपका एग्जाम्पशन को विड्रॉ किया जा सकता है। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन 30 सितंबर ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर है। एनोनिमस डोनेशन को अगेन अपन इनकम मान लेंगे, ठीक है। अगर अपन कॉर्पस से अगर अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं, अमाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या नहीं होगा, इनकम हो जाएगा। अगर अपना टोटल रिसिप्ट में से 20% से ज़्यादा कमर्शियल रिसिप्ट है तो उस केस में भी हमारा एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 10 के एग्जाम्पशंस नहीं रहेंगे, डेप्रिसिएशन अलाउेबल नहीं होगा अगर आपका कॉस्ट ऑफ एसेट का आपने एप्लीकेशन मान लिया है तो। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ते हैं कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसका एनुअल रिसिप्ट है ₹1.2 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है, एनुअल रिसिप्ट है 1.2 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ वाला नहीं है, ये हमारा 4, 5, 6 एंड 6A वाले में आ जा रहा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हैज़ टू मेक एन एप्लीकेशन टू द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी बिफोर 31 मार्च 2020 फॉर क्लेमिंग टैक्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन नंबर 1023 ने। नहीं, हम यही एग्जाम्पल के हैं कि उसको 30 सितंबर 2020 से पहले करना पड़ेगा, बिफोर 30 सितंबर ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर में करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन जाना पड़ेगा बिफोर 30 सितंबर 2020। ओके, नाउ आते हैं सेक्शन नंबर 11 टू सेक्शन 11, 12 एंड 13। ओके, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन कब कब मिलेगा, देखो अगर आपका कोई भी इनकम हो रहा है फ्रॉम द प्रॉपर्टी जो कि चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज़ के लिए हेल्ड किया हुआ है, मतलब अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी जो कि ट्रस्ट हेल्ड कर रहा है फॉर होनली फॉर द चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज़ के लिए, तो उसमें जितना भी इनकम आप अप्लाई किए हो टूवर्ड्स दैट पर्पज़, उसमें आपका जो भी इनकम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सेकंड में यहीं पे ये बोला कि जो इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी पार्ट ओनली फॉर सच पर्पज़, मतलब उसमें से जितना इनकम हो रहा है उसमें से कुछ पार्ट ही आप अप्लाई करो सच पर्पज़ के लिए, तो उतने एक्सटेंट तक जो इनकम हो रहा है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी इनकम प्रॉपर्टी अगेन आपका इनकम डिराइव हो रहा है फ्रॉम द प्रॉपर्टी जो कि अगेन है यूज़ हो रहा है फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनल वेलफेयर, तो उस केस में भी यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इन इंडिया विच इज इंटरेस्टेड टू द एक्सटेंट टू विच सच इनकम इज अप्लाइड टू सच पर्पज आउटसाइड इंडिया, दिस डज नॉट कवर रिलीजियस ट्रस्ट। ओके, उसके बाद कोई भी अगर अपने को इनकम हो रहा है बाय वे ऑफ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मेड विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, तो उसमें भी आपका एग्जाम्पशन हो जाएगा। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन ये कुछ नहीं, बस जो लोगों से डोनेशन रिसीव होता है वही हमारा वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। नाउ टाइप ऑफ ट्रस्ट में यहाँ पे कुछ है नहीं, बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट फर्स्ट एक टाइप ऑफ ट्रस्ट होता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है कि वो प्रमोट करे इंटरनेशनल वेलफेयर जिसमें इंडिया भी इंटरेस्टेड हो। ऐसा नहीं है कि इंडिया में आप रह के इंटरनेशनल वेलफेयर जिसमें इंडिया इंटरेस्टेड नहीं है वैसा कुछ करो, ठीक है, इसमें इंडिया का इंटरेस्टेड होना चाहिए। और अगर ट्रस्ट अगर आपका कोई अदर चैरिटेबल पर्पज़ के लिए क्रिएट हुआ है तो उसमें भी आपको एग्जाम्पशन ग्रांट किया जाएगा। Here also the exemption is limited to the extent to which such income is applied outside India for such specified purpose. It is to be noted, however, that a direction for stability by general special order is necessary before such exemption can be claimed. Okay, not very important. ठीक है, जस्ट रीड कर लेना है। अब आते हैं कंडीशंस फॉर क्लेमिंग एग्जाम्पशन। तो क्या कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि जो प्रॉपर्टी है वो अंडर ट्रस्ट हेल्ड होना चाहिए। सेकंड है कि इनकम शुड बी अप्लाइड फॉर चैरिटेबल पर्पजेस, मतलब यहाँ पे चैरिटेबल पर्पजेस में आपका रिलीफ टू द पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल रिलीफ, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट जिसमें आपका वाटर शेड, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सब आएगा, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट या प्लेसेस और ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट एंड एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, यहाँ पे आपका चैरिटेबल पर्पज़ में आएगा। तो अगर कोई भी आप इनकम कर रहे हो और अगर आप ये सब पर्पज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसको अपन ये मानेंगे कि वो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए अप्लाई हो रहा है एंड देयरफॉर आपको एग्जाम्पशन मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है,
उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हमारा एडवांसमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में हो रहा है तो मतलब यहाँ पे ये सब अगर अपना एडवांसमेंट अगर अपना ऑब्जेक्ट वो जनरल पब्लिक यूटिलिटी कर रहे हैं तो वो हमारा चैरिटेबल पर्पज़ के अंदर आएगा। हाउएवर ये सब अगर हमारा चैरिटेबल पर्पज़ में नहीं आएगा, अगर ये अपन कर रहे हैं कैसे, अगर ये हम ये एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहे हैं थ्रू ट्रेड कॉमर्स या बिजनेस, तो बेसिकली अपन बिजनेस कर रहे हैं, अपन नेचर कर, अपन ट्रेड कर रहे हैं, अपन कॉमर्स कर रहे हैं, या एनी एक्टिविटी ऑफ रेंडिंग ऑफ एनी सर्विस इन रिलेशन टू एनी, या फिर हम कोई ऐसा एक्टिविटी रेंडर करें जो कि इन रिलेशन टू दैट ट्रेड कॉमर्स एंड बिजनेस है, तो उस केस में हम ऐसा नहीं मानेंगे कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हो रहा है। एक बार फिर से बताते हैं अपन यहाँ पे क्या पढ़े, अपन बेसिकली यहाँ पे पढ़े कि चैरिटेबल ये सब अगर बिजनेस हो रहा है, अगर ये सब काम कर रहे हैं, ये सब पर्पज़ के लिए अपने इनकम हो रहा है तो उसको हम चैरिटेबल बोलेंगे। और अगर अपना एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक की यूटिलिटी हो रहा है बट ये फॉर बिजनेस ट्रेड कॉमर्स के लिए हो रहा है तो उसको हम चैरिटेबल नहीं बोलेंगे। फर्दर अगर ये भी एडवांसमेंट वाला भी अगर हमारा बिजनेस ट्रेड कॉमर्स के लिए हो रहा है और वो एक्टिविटी इज़ अंडरटेकन इन द कोर्स ऑफ एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ सच एडवांसमेंट, मतलब वो एक्चुअल ही कैरी ऑन कर रहे हैं, एंड the aggregate receipt from such activities or activities during the previous year does not exceed 20% of the total receipt of the trust and institution, तो उस केस में अगेन अपने को यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने को एग्जाम्पशन मिल जाएगा। मतलब कि अगर अपन एडवांसमेंट वाला कर रहे हैं फॉर ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस तो उसमें अपने को क्या देखना है, उनका जो टोटल रिसिप्ट है उसका 20% से कम अगर हमारा कमर्शियल रिसिप्ट हो रहा है तो वो हमारा यहाँ पे जो भी इनकम होगा वो हमारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वरना यहाँ पे एग्जाम्प्ट नहीं होगा। इलस्ट्रेशन 2 नंबर करते हैं। आई गेस देखो ये एडवांसमेंट के ऊपर ही है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एन इंस्टीट्यूशन हैविंग इट मेन ऑब्जेक्ट इज एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी रिसीव 30 lakhs इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 फ्रॉम द एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे प्राइमा फेसी एग्जाम्प्ट नहीं होगा। हाउएवर अपन को कमर्शियल रिसिप्ट देखना है। अपने को टोटल रिसिप्ट कितना हो रहा है 140 लाख। 140 लाख का अपने को कितना परसेंट करना है, 140 लाख का अपने को 20% करना है, तो 140 का 20% हो जाएगा 28 हो जाएगा हमारा, क्या 28 लाख हमारा 20% हो जाएगा। नाउ ये एक्सिट कर रहा है 28 लाख से, हमारा जो 30 लाख है वो हो रहा है तो वो एक्सिट कर रहा है हमारे 28 लाख से, तो इस केस में अपन क्या नहीं मानेंगे, इस केस में हमारा क्या हो रहा है, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। यहाँ पे बोल रहा है इट अप्लाइड 85% ऑफ स्टूडेंट रिसीव फ्रॉम सच एक्टिविटी ड्यूरिंग द सेम ईयर फ्रॉम द मेन ऑब्जेक्टिव दैट इज एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। नाउ नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द टैक्स कंसिक्वेंसेज ऑफ सच रिसीव एंड एप्लीकेशन देयर ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो फर्स्ट केस में यहाँ पे देखो ये 30 लाख है जो कि एक्सिड कर 28 लाख का, जो कि 20% ऑफ द टोटल रिसिप्ट है, तो इस केस में जो बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशन है वो नहीं मिलेगा। तो द इंस्टीट्यूशन विज, ये देखो यहाँ पे है, द इंस्टीट्यूशन विल लूज इट चैरिटेबल स्टेटस एंड कंसिक्वेंटली जो बेनिफिट ऑफ एग्जाम्पशन ऑफ इनकम था वो इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट की अप्रूवल विड्रॉ हुआ है नहीं हुआ है वहाँ अपने को नहीं मिलेगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो उसको पढ़ लेते हैं, एक का पढ़ लेंगे, बाकी का इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। एज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज एडवांसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, तो ये अपना चैरिटेबल स्टेटस लूज कर लेगा क्योंकि यहाँ पे आपका 30 लाख रिसीव हो रहा है जो कि 28 लाख से ज़्यादा है, जो कि 28 लाख क्या था 20% ऑफ द टोटल रिसीव ऑफ द इंस्टीट्यूशन था। तो इस केस में यहाँ पे अपने को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, अपन इसको ये नहीं बोलेंगे कि चैरिटेबल पर्पज़ के लिए हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द इंस्टीट्यूशनल टोटल रिसीव हैज़ बीन 150 लाख इंस्टेड ऑफ 140 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है तो बेसिकली अगर यहाँ पे अपना 150 लाख होता तो क्या अगर आप 30 लाख अपन उसमें यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे अगेन 150 का 20% हमारा 30 लाख होगा। तो हाँ, अब क्या हो रहा है, अब ये भले ही ट्रेड कॉमर्स बिजनेस के लिए हो रहा है बट यहाँ पे इसका कमर्शियल रिसिप्ट 20% ही है, इस अप टू 20% ऑफ टोटल रिसिप्ट। तो इस केस में अपने को क्या मिल जाएगा, अपना चैरिटेबल स्टेटस लूज नहीं हो रहा है और अपने को एग्जाम्पशन मिल जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 11 to 13 में। ठीक है, थर्ड बिट क्या बोल रहा है, what would be your answer if the main object of the institution is for the relief of the poor and the institution received 30 lakh from the trading activity which when its total receipt are 140 lakh। तो देखो मैंने आपको बताया ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस पर्पज़ के लिए अगर हमारा एडवांसमेंट वाला काम हो रहा है उसमें अपन 20% देखेंगे, बट यहाँ पे तो ये रिलीफ ऑफ द पुअर के लिए हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा चैरिटेबल एक्टिविटी है, ये हमको पता ही है, तो इस केस में अपने को ये लिमिट देखना नहीं है, इवन दो वो हमारा 20% से नहीं है, बट यहाँ पे अगेन अपने को एग्जाम्पशन मिल जाएगा। द इंस्टीट्यूशन कैन क्लेम एग्जाम्पशन सब्जेक्टेड टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन 11, 12, 13, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक्टिविटीज़ हो रहा है ये फॉर द रिलीफ ऑफ द पुअर हो रहा है और हमारा चैरिटेबल स्टेटस लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, इलस्ट्रेशन 3 पढ़ते हैं। ए में क्या बोल रहे हैं, सेफ वाइल्ड लाइफ एंड इंस्टीट्यूशन हैव इट्स मेन ऑब्जेक्टिव एज प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ यूज द एंटायर इनकम डेराइव फ्रॉम एन एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ ट्रेड फॉर इट्स मेन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड ऑन 31st March। वुड such utilization to its income be treated as utilization for charitable purpose? Examine, would your answer be different if the main object of the institution is advancement of object of general public utility?
तो फर्स्ट यहाँ पे आपको सेव वाइल्ड लाइफ के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको ये चैरिटेबल पर्पज़ के लिए है। बट अगर यहाँ पे अगर अपन यूज़ कर रहे हैं इसको फॉर द ट्रेड पर्पज़, एडवांसमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे चैरिटेबल वाला पर्पज़ नहीं होगा। देख लो, ये देखो यहाँ पे ये जो वाइल्ड लाइफ वगैरह में है यहाँ पे आपका ये चैरिटेबल पर्पस आ जाएगा। बट अगर एडवांसमेंट ऑफ जनरल पब्लिक है एंड वो फॉर द ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस के नेचर में, तो इसको आपका यहाँ पे चैरिटेबल वाला जो है वो लूज़ हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। बट आपको अगर यहाँ पे ये देखना है कि 20% से एक्सीड नहीं होना चाहिए अगर आपको एग्जाम्पशन चाहिए तो। बी बोल रहा है, चैरिटेबल ट्रस्ट derive its income from the business of providing mineral water to various companies situated in software technology park in Hyderabad. A sum of rupees 30 lakh has been derived as net income from such business activity which has been applied for the object of general public utility. Total receipt of the trust हमारा 140 लाख है. Examine the tax application if incomes are derived. Would your answer be different if the trust run a school in backward district and applies the profit from the business of such school's activity? तो क्वेश्चन पढ़ के अपने को समझ आ रहा है। देखो यहाँ पे ये बिजनेस कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग मिनरल वाटर, तो यहाँ पे अपन 20% देखेंगे प्राइमा फेस, तो ये हमारा एग्जाम नहीं होगा। बट अगर अपना 20% से एक्सिड करें, 140 का 20% हमारा 28 लाख है, यहाँ पे ये 30 लाख 28 लाख से एक्सिड करें, तो यहाँ पे आपको चैरिटेबल वाला खत्म हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर अपन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में स्कूल रन कर रहे हैं तो उस केस में अपने को ये चैरिटेबल एक्टिविटी होगा और यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा अगर आप कंडीशन फुलफिल कर रहे हो सेक्शन नंबर 11, 12 एंड 13 के। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी अपन वो सेम चीज़ पढ़ने वाले हैं कि अगर अपने को एक्यूमुलेट करना है, क्यों करना है, मे बी अगर अपने को बाद में एक मंदिर बनाना है तो उसके लिए अपने को कुछ अमाउंट एक्यूमुलेट करके रखना है, तो 15% ऑफ द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आप एक्यूमुलेट करके रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बता रहा है कि 100% आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन, इसमें से 15% आपने एक्यूमुलेट करके रख लिया, बाकी 85% को आपको अपने अपने ऑब्जेक्टिव में अप्लाई करना पड़ेगा। हाउएवर सपोज आपको 30 मार्च में आपको क्या मिल रहा है, वो पैसे मिल रहे हैं, आपको बैलेंस शीट बनाना है 31 मार्च को, क्या एक दिन में अंदर आपको वो जो अमाउंट मिले हैं उसको क्या आपको अप्लाई करने हैं, तो उस केस में आपको एक ईयर एक्स्ट्रा दिया है। तो यहाँ पे एग्जांपल है, समझो, देखो यहाँ पे दिया है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020 अ चैरिटेबल ट्रस्ट अर्न इनकम ऑफ 1 लाख, बट उसको 60,000 ही मिला इन दैट ईयर, बैलेंस 40,000 इज रिसीव ऑन द ईयर एंडिंग ऑफ 31 मार्च 2021। तो टोटल इनकम 1 लाख है, एक्चुअल रिसीव 16,000 है, 60,000 है, उसमें से 15% तो अपना 1 लाख का 15% तो अपन एक्यूमुलेट करके रख लिए। बैलेंस अपन अप्लाई किए, 45,000 अपने को अप्लाई करना है, बट अपने को मिल रहा है 40,000। तो इस केस में अपने को यहाँ पे ये जो एंटायर अमाउंट ऑफ 40,000 है अपने को इन दिस 2 ईयर्स अपने को उसको अप्लाई करना है, तभी अपने को एग्जाम्पशन मिलेगा। अगर अपन उस टाइम पे भी 40,000 का सपोज 20,000 ही अप्लाई कर पाए तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर आपको कोई 50,000 का सम है 30 को मार्च को मिला है एंड आपको 31 मार्च को प्रीवियस ईयर एंड हो रहा है, तो इस केस में अगेन आपको इमीडिएटली फॉलोइंग प्रीवियस ईयर में देरी 31 मार्च 2021 तक आपको अप्लाई करना है, उसके बाद आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगेन आपको खाली यहाँ तो ये पढ़ो, समझ में आ जाएगा। अगर आप कोई भी अमाउंट क्रेडिट कर रहे हो या पे कर रहे हो आउट ऑफ द इनकम ऑफ एनी ट्रस्ट बाय वे ऑफ कॉर्पस डोनेशन टू एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन जो कि रजिस्टर्ड है 12A में, तो उसको हम एप्लीकेशन नहीं मानेंगे। और आपका जो कॉर्पस में फंड था वो कॉर्पस का फंड आप इसमें अदर ट्रस्ट को पे कर दे रहे हो, ये ट्रस्ट ऑल द 12AA में आपका रजिस्टर्ड है, तो तब भी हम इसको मानेंगे कि वो अपने ऑब्जेक्टिव में अप्लाई नहीं किया एंड देयरफॉर इसमें अपना को टैक्स चार्ज करेंगे, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर ये वाला TDS वाला प्रोविज़न है कि अपन जो उसमें पड़ेगा, अगर अपन TDS डिडक्ट नहीं कर रहे हैं, TDS डिडक्ट कर रहे हैं बट टाइमली डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो जो 30% ऑफ द सम पेड होगा उसमें अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ये 10,000 वाले भी हैं जो मैंने उसमें भी बताया था, सेम है यहाँ पे। अगर अपन कैश पेमेंट कर रहे हैं, आप कोई भी लाइबिलिटी इनकर हो रहा है उसका एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, बाय कैश कर रहे हैं और 10,000 से एक्सिड कर रहा है, तो इस केस में भी अपने को वैसे ही करना है कि अगर वो एक्सिड कर रहा है तो उसको अपने को इनकम मान लेना है और उसमें अपने को टैक्स पे करना है, एग्जम्पशन नहीं। इसमें ये बोल रहा है प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़ में कि आपने इस एग्जांपल में देखो यहाँ पे 40,000 अपने को 40,000 अमाउंट रिसीव अपने को बाद में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको बाद में अप्लाई किया और अपने को एग्जाम्पशन मिल रहा है, तो इस केस में आपको लिख के देना है इसको, ये ऑप्शन आपने एक्सरसाइज किया है उसको आपको राइटिंग में देना है कि जो इनकम अप्लाइड लेटर स्पेसिफाइड मे बी डीम टू बी इनकम अप्लाइड टू द रेलेवेंट चैरिटेबल। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हम लिख के दे रहे हैं कि वो जो 40,000 जब अपने को रिसीव होगा तब अपन उसको अप्लाई कर लेंगे। अभी इसको आप लोग इसको मान लो, अब ये मान लो कि ये हम इनकम अप्लाई कर दिए हैं रिलेटेबल ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ठीक है, समझ में आया कि अपने को लिख के देना है कि अपन उसको बाद में अप्लाई कर लेंगे, और आप मान लो कि हमने उसको अप्लाई कर लिया है
एंड सिमिलर इज द केस विद द एक्यूमुलेशन। अपन को यहाँ पे बताओ, देखो यहाँ पे लिखा फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफाइंग द पीरियड, यहाँ पे अपने को लिख के एक स्टेटमेंट फर्निश करना है प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब मैनर में असिस्टेंट ऑफिसर को अपने को पर्पस स्टेट करना है कि अपन क्यों उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, एंड देन अपन इन कितना पीरियड के लिए अपन उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इन एनी केस से 5 ईयर से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है द मनी सो एक्यूमुलेटेड और सेट अपार्ट शुड बी इन्वेस्टेड और डिपॉजिट इन द मोड स्पेसिफाइड। और जो भी हम मनी एक्यूमुलेट कर रहे हैं उसको कहीं डिपॉजिट करेंगे, तो अपन को अगर डिपॉजिट करना है तो 11/5 के अंदर डिपॉजिट करेंगे। एंड अपने को एक स्टेटमेंट फॉर्म नंबर 10 में भी फाइल करना है ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन नंबर 139(1). और अगर अपन फॉर्म 10 सबमिट नहीं कर रहे ऑन और बिफोर द डेट, देन द बेनिफिट ऑफ एक्यूमुलेशन वुड नॉट बी अवेलेबल एंड सच इनकम विल बी टैक्सेबल। अगर अपन ये फॉर्म 10 नहीं भर रहे हैं तो अपना ये जो एग्जम्पशन अपने को मिलने वाला था सेक्शन नंबर 11, 12, 13 में, वो अपने को नहीं मिलेगा। इलिस्ट्रेशन 4 करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है 12A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में, और वो फॉर्म नंबर 10 फाइल कर रहा है फॉर सेकिंग परमिशन टू एक्यूमुलेट अनअप्लाइड इनकम अंडर सेक्शन 11(2) ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पे ये अलाउ है क्योंकि आप अच्छा फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं वंस अगेन। अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है 12AA में और वो फॉर्म नंबर 10 दे रही है और वो परमिशन सीख करी है कि जो भी अनएम्प्लॉयड एक्यूमुलेट इनकम है फॉर सेकिंग परमिशन टू एक्यूमुलेट, जो भी अनएप्लाइड इनकम है उसको वो एक्यूमुलेट करके रख लें क्या फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड सबमिट इट टू द असिस्टेंट ऑफिसर अलॉन्ग विद द रिजोल्यूशन ऑफ द एक्यूमुलेशन, ठीक है। ये इतना समझ में आया। तो बेसिकली उसके पास कुछ अनएम्प्लॉयड पैसे रखे थे, वो उसको बोल रहा है कि मैं एक्यूमुलेट कर लूँ क्या, उसके लिए वो फॉर्म 10 भी भर रहा है ड्यू डेट में। नाउ यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर फाउंड दैट द ऑब्जेक्ट फॉर विच एक्यूमुलेशन was sought were not particularized in as such as they may cover the entire range of the object। तो वो इतना पर्टिकुलर, इतना डिटेल्स में नहीं था। तो यहाँ पे अपने को बताना है कि 11, 12 अपने को ये बोल रहा है कि अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है तो वो उसको एक्यूमुलेट करके रख सकता है, बट हाउएवर ये 5 ईयर्स तक ही रख सकता है। और उसको फॉर्म नंबर 10 भरना है ड्यू डेट ऑफ ROI के में, नहीं तो उनको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। एंड वो जो मनी डिपॉजिट एक्यूमुलेट करेगा वो 11/5 के मोड में करेगा। ये सब अपने को डिटेल्स लिखना है। फिर यहाँ पे एक केस स्टडी दैट इज भारत कृषांक समाज वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स में यहाँ पे ये हो गया था कि अगर ये नेसेसरी ही नहीं है ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसको ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलराइज करे। इट इज़ एनफ इफ द एसेसर सीक परमिशन फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट, देयरफॉर जो असिस्टेंट ऑफिसर है वो डिनाई नहीं कर सकता है। हमको नेसेसरी नहीं है कि अपन इसको पर्टिकुलराइज करें, जस्ट अपन फॉर्म 10 भर रहे हैं, अपन उससे परमिशन सीक कर रहे हैं, वही एनफ है। तो यहाँ पे वो क्या नहीं कर सकता, वो उस एग्जाम्पशन को विदड्रॉ नहीं कर सकता है। अभी अपन इतना देर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अपने को एज पर 11/5 मोड में करना है। तो व्हाट इज़ दैट मोड? तो इधर अपन गवर्नमेंट सेविंग सर्टिफिकेट में कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में कर सकते हैं, शेड्यूल बैंक कोऑपरेटिव बैंक है, इन्वेस्टमेंट इन यूनिट है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन डिपॉजिट इन एनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड जो कि फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अप्रूव किया है। ये सब आपके कुछ मोड्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। 13 मोड्स के आसपास हैं, ठीक है। इसको जस्ट क्रिएट करने का पर्पज़ है और बाकी कुछ काम नहीं है। सेक्शन याद रखो कि 11/5 मोड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगेन पढ़ो कि अगर अपन अब कोई भी अमाउंट पे करें, अपने जितना एक्यूमुलेट करके रखें उसको, अगर उसका अमाउंट अगर पे करें किसी डिफरेंट ट्रस्ट को, इंस्टीट्यूशन को जो कि 12AA में रजिस्टर्ड है, तो अगेन यहाँ पे अपने को एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ओके, ना यहाँ पे बोला डिम्ड इनकम इन केस ऑफ नॉन यूटिलाइजेशन और मिस यूटिलाइजेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड अमाउंट। तो अपन एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि अपन एक पर्पज़ के लिए उसको यूटिलाइज़ करेंगे और अपन ने उसका मिस यूटिलाइजेशन किया है या फिर उसको अपन यूटिलाइज़ नहीं किए हैं तो उसको अपन डीम्ड इनकम मान लेंगे, ठीक है। मतलब वो हमने इसको सोचा था कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पज़ के लिए होगा, बट अपन उसको अपन नहीं कर रहे हैं उस पर्पज़ के, तो उसको हम मान लेंगे कि वो हमारा डीम्ड इनकम है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन टू बी मेड टू असिस्टेंट ऑफिसर फॉर एप्लीकेशन ऑफ इनकम फॉर अदर पर्पजेस। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि सपोज़ हम क्या करने वाले थे, हम एक पर्पज़ पहले से बताते हैं कि हम ये जो अमाउंट एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपन लास्ट 5 साल बाद अपन उसमें यूज़ करेंगे वो फंड्स को। नाउ अगर अपने को लग रहा है कि वो फिजिबल नहीं है, मतलब कुछ बियॉन्ड द कंट्रोल सर्कमस्टांसेस हो गए, जिससे कि सपोज़ अपन क्या करने वाले थे, अपन एक चाइना का आउटलेट लाने वाले थे, हम सोचे थे, बट अभी कोरोना आ गया तो अपन ऑब्वियसली चाइना को प्रमोट नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो इस केस में अपन का ये वाला केस जो है, अभी अपना ये जो ऑब्जेक्ट था वो अब चेंज हो गया है, तो इस केस में अपन असिस्टेंट ऑफिसर को एप्लीकेशन करेंगे और अपन उसको बताएंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था अभी हम उस ऑब्जेक्ट में इसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं, इस एक्यूमुलेटेड
अमाउंट को हम किसी अदर पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं, एंड वो अदर पर्पज़ भी आपको असिस्टेंट ऑफिसर को बताना है। एंड देन असिस्टेंट ऑफिसर अगर देखेगा कि हाँ अगर वो जेन्युइन है तो ठीक है, वो परमिशन दे देगा। एंड जो भी नया पर्पज़ है, न्यू ऑब्जेक्ट है, वो उसको स्पेसिफाई कर देगा कि अभी ये इस न्यू ऑब्जेक्ट लिए ये पैसे जो हैं वो एक्यूमुलेट हो रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर अपन कॉस्ट ऑफ एसेट को अपन ये मान लिया है कि अपन उसको एज एन एप्लीकेशन किए हैं ऑफ इनकम, तो इस केस में अपना को जो डेप्रिसिएशन है उसका रिडक्शन नहीं मिलेगा। इलस्ट्रेशन 5 में आ जाओ। एमएसओ फाउंडेशन अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, सेटअप हुआ था 1 अप्रैल 2019 में और वो रजिस्टर्ड है। ठीक है, और वो एंगेज इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन होटल मैनेजमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर अ बिल्डिंग फॉर यूजिंग द सेम फॉर होल्डिंग क्लासेस एंड ऑफिस एक्टिविटीज. इट इज अप्रोच्ड यू फॉर योर ओपिनियन ऑन इट्स एलिजिबिलिटी टू क्लेम द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एंड ऑल्सो द डेप्रिसिएशन। तो अगर आप बिल्डिंग खरीद रहे हो और उसका अगर आप ले रहे हो तो उसका डेप्रिसिएशन का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है पढ़ लेते हैं। चलो, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 15% ऑफ द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्प फॉर चैरिटेबल इज एग्जेम्प्ट। हमको सबसे पहले पता है कि फ्लैट 15% तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि फ्लैट अगर आपको जो भी इनकम हो रहा है फ्लैट 15% हमारा क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद अगर कुछ आप अमाउंट एक्यूमुलेट करके रखे हो वो भी आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा 5 साल तक मैक्सिमम है। अगर आप 5 साल में यूज़ नहीं किए तो ये जो आपका एग्जाम्पशन है ये आपका एग्जाम्पशन नहीं होगा। उसके बाद जितना मनी आप अप्लाई किए हो वो भी आपका एग्जाम्पशन होता है। तो इस केस में क्या बोल कि 15% ऑफ द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्प फॉर चैरिटेबल हमारा एग्जाम्प्ट है। रिमेनिंग 85% ऑफ सच इनकम वुड बी एग्जाम्प्ट इफ इट इज अप्लाइड फॉर द चैरिटेबल पर्पस इन इंडिया। ठीक है, अगर अपन उसको अप्लाई करें तो ही हमारा एग्जाम्प्ट होगा। यहाँ पे यही बता रहा है कि हम ये जो बिल्डिंग में इन्वेस्ट किए, बिल्डिंग एक्वायर किए हैं, वो क्यों किए, ताकि अपन क्लासेस होल्ड कर सकें जो कि फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन था। देखो यहाँ पे आपको बिल्डिंग को अपन ये मान लेंगे कि वो आपका एज एन एप्लीकेशन ट्रीट हो रहा है। हाउएवर अगर आप बिल्डिंग का ले ली हो तो यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन का नहीं ले सकते हो। समझ में आ गया। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि अगेन अगर आपको ये सब में आपको एग्जाम्पशन मिल रहा है अंडर सेक्शन नंबर 11 तो आपको सेक्शन नंबर 10 का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। बट अगेन यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर इनकम का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको 1023C का भी एग्जाम्पशन मिल जाएगा। 1023C अभी पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कि केसेस वेयर ट्रस्ट प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ अ बिजनेस अंडरटेकिंग। मतलब अगर आपके एक ट्रस्ट में जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ बिजनेस अंडरटेकिंग है जो कि अगेन चैरिटेबल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है। वो जो बिजनेस अंडरटेकिंग है वो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए हो रही है, तो यहाँ पे भी आपको जो इनकम होगा उसका भी एग्जाम्पशन मिल सकता है। असिस्टेंट ऑफिसर सेटिस्फाई होना चाहिए। नेक्स्ट है अगर आपको कोई भी ये अपन 1023C बारे में भी पढ़े थे कि अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है वो अगर बिजनेस एक्टिविटीज़ में एंगेज हो रही है तो अगर वो बिजनेस हमारे इंसिडेंटल है टू द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रस्ट प्लस वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे उसको क्या मिल जाएगा, एग्जम्पशन मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है कि जो कैपिटल गेन है उसमें अपने को कुछ एग्जम्पशन मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे बोल रहा है कि अगर नेट कंसिडरेशन अगर हम क्या कर रहे हैं, हम कैपिटल ऐसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उससे जो हमारा नेट कंसिडरेशन आ रहा है, ठीक है, उसको होलली जो नेट कंसिडरेशन है उसको अगर हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब उस नेट कंसिडरेशन से अगर अपन नया कैपिटल एसेट एक्वायर कर रहे हैं तो जो कैपिटल गेन होगा, ठीक है, वो आपका एग्जेम्प्ट हो सकता है। वंस अगेन विद द होल ऑफ द नेट कंसिडरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ नेट कंसिडरेशन? नेट कंसिडरेशन में एग्जांपल लेती हूँ कि सपोज मुझे एक पेंटिंग बेचना है, ठीक है, मैंने इस पेंटिंग बेचा, 1 लाख रुपए लगे, बट यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस भी मुझे लगे, मतलब पेंटिंग को रैप करके मैंने पार्सल वार्सल किया या फिर मैंने ऑक्शन बुलवाया एंड वो ऑक्शन बुलवाने का या रैप करने का कॉस्ट सपोज 20,000 लगा, तो 1 लाख माइनस 20,000 80,000 इज आर नेट कंसिडरेशन। तो अगर वेयर द होल ऑफ द नेट कंसिडरेशन फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज यूटिलाइज फॉर एक्वायरिंग अ न्यू कैपिटल एसेट, अब मैं पूरे जितने भी नेट कंसिडरेशन है उसको मैं यूज़ क्यों फॉर एक्वायरिंग अ न्यू कैपिटल एसेट जो कि अंडर ट्रस्ट हेल्प कर रहा है, वो फॉर द पर्पज ऑफ चैरिटेबल है, तो अपन ये मान लेंगे कि जो कैपिटल गेन अराइज हो रहा है, कैपिटल गेन बोल रही हूँ, ठीक है, कैपिटल गेन अराइज हो रहा है उसको अपन ऐसा मान लेंगे कि वो अप्लाई हुआ है फॉर द चैरिटेबल पर्पज़ के लिए एंड देयरफॉर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट जो हमने ट्रांसफर किया है वो 1 लाख का है एंड जो कंसिडरेशन अपने को मिला है वो 1,50,000 का है। ठीक है, नाउ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ न्यू कैपिटल एक्वायर्ड इज 1,50,000। तो अपन सबसे पहले अपने को यहाँ पे नेट कंसिडरेशन देखना है। नेट कंसिडरेशन है 1,50,000 क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी एक्सपेंसेस नहीं मेंशन किया गया, तो यहाँ पे आपका सेल कंसिडरेशन ही नेट कंसिडरेशन होगा 1,50,000 और ये हमने फुल्ली इन्वेस्ट कर रखा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट में। ठीक है, तो इस केस में जो कैपिटल गेन अराइज होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 1,50,000 माइनस 1 लाख हमारा जो कैपिटल गेन है, इंडेक्सेशन इग्नोर कर रहे हैं, तो जहाँ सिचुएशन 1 में 50,000 हमारा क्या हो जाएगा,
डीम टू बी कि वो अप्लाइड हो रहा है फॉर द चैरिटेबल पर्पजेस के लिए, एंड इसमें आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। सेकंड केस में क्या हो रहा है, देखो 1,50,000 हमारा नेट कंसिडरेशन है, बट अगर हमने सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 को यूज़ किया है, अप्लाई किया है, तो इस केस में जो कैपिटल गेन होगा फॉर दैट, मतलब 1,20,000 माइनस 1,00,000, जो कैपिटल गेन होगा 20,000, वही हम अप्लाई किए फॉर द चैरिटेबल पर्पज, ऐसे अपन मान लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर अपन ट्रांसफर करें कैपिटल एसेट हेल्ड अंडर ट्रस्ट इन पार्ट ओनली फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पजेस के लिए, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है कि अगर हमने जो कैपिटल एसेट ओनली पार्ट ऑफ दैट हमने ट्रांसफर किया है, तो इस केस में जितना पार्ट हमने ट्रांसफर किया उतना का अपने को एग्जाम्पशन मिलेगा। एग्जाम्पल के साथ ही डायरेक्ट में पढ़ते हैं अपन कि कैपिटल एसेट इज बीइंग हेल्ड अंडर ट्रस्ट, 2/3 ऑफ द इनकम डेराइव फ्रॉम सच कैपिटल एसेट आर बीइंग यूटिलाइज फॉर द चैरिटेबल पर्पज ऑफ द थर्ड, मतलब अपना जो कैपिटल एसेट है उसका 2/3 ऑफ द इनकम जो अपने को उस कैपिटल एसेट से डेराइव हो रहा है, उसी को अपन यूटिलाइज करें फॉर द चैरिटेबल पर्पज ऑफ द ट्रस्ट। एसेट का कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर एसेट है 1,20,000, नेट कंसिडरेशन अपने को 1,80,000 का मिला है, एंड यहाँ पे कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट एक्वायर हुआ है वो 1,50,000 का है। तो यहाँ पे अपना अपना कैपिटल गेन कितना हो रहा है, सेल कंसिडरेशन माइनस अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज 1,80,000 माइनस 1,20,000, 60,000 होता है। एंड नाउ अपन इसको 2/3 कर देंगे, क्योंकि 2/3 ही हम इसको यूज़ करें फॉर द बिजनेस पर्पज, फॉर द चैरिटेबल पर्पज, एंड यहाँ पे अपना 40,000 ही अपना क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट करेगा एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन। बट अगर अपन इसको अगेन नेट कंसिडरेशन को फुल्ली यूज़ नहीं करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग न्यू एसेट, तो इस केस में यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे है, इन एनी अदर केसेस द एग्जाम्पशन विल बी लिमिटेड टू सो मच ऑफ द एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन ऑफ द अमाउंट यूटिलाइज फॉर एक्वायरिंग द न्यू एसेट एज एक्सीड द एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन ऑफ द, मतलब यहाँ पे देखो बेसिकली फर्स्ट केस में तो अपन एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे ये जो 40,000 अपन ये एज्यूम किया कि अपने पूरा जितना अपना नेट कंसिडरेशन है उसका अपने क्या कर लिया, कैपिटल एसेट खरीद लिया है ना। यहाँ पे इस केस में हमने जो कैपिटल एसेट एक्वायर किया है वो 1,50,000 का एक्वायर किया, तो यहाँ पे आपको 1,50,000 आपको यहाँ पे, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में अपन कैपिटल गेन कैसे निकालें, 1,50,000 माइनस 1,20,000 के हैं, बट यहाँ पे इसका अपन क्या लेंगे, फ्रैक्शन लेंगे, 1,50,000 का फ्रैक्शन एंड 1,20,000 का फ्रैक्शन करेंगे, तो यहाँ पे अपना 20,000 आएगा, एंड ये अपन मानेंगे कि ये अप्लाइड हुआ है, एंड इसका अपना क्या हो जाएगा, एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ओके, ये था अपना सेक्शन नंबर 11 का कंप्लीशन। अब आते हैं सेक्शन नंबर 12, दैट इज वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी अगर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव बाय ट्रस्ट created wholly for charitable or religious purpose के लिए by an institution established wholly for the purpose be deemed to be income derived from property held in the trust wholly for charitable or religious। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर कोई भी ट्रस्ट को वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अदर देन डोनेशन हो रहा है, तो अगर ट्रस्ट को डोनेशन रिसीव हो रहा है तो अपन उसको मान लेंगे कि इनकम हो रहा है। बट अगर ट्रस्ट को यहाँ पे कॉर्पस डोनेशन हो रहा है, ठीक है, कॉर्पस डोनेशन मतलब दैट इज कंट्रीब्यूशन मेड विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट दे सेल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, मतलब जो भी डोनेशन दे रहे हैं वो अपन बता दे रहे हैं कि अपन का कुछ एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे रहे हैं कि वो जो पैसे हैं वो उसमें यूज़ होना चाहिए, उसको हम कॉर्पस डोनेशन मानेंगे, एंड देयरफॉर यहाँ पे अपन इसको हमारा टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होगा वो हमारा इनकम ट्रीट होगा। बट यहाँ पे ये बोल रहा है हाउएवर एग्जाम्पशन कैन बी क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इनकम सब्जेक्टेड टू फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशंस। अगर हमारा जो ट्रस्ट है वो रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 12AA है विद द प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, अगर टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट एक्सीड द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट द अकाउंट ऑफ द ट्रस्ट शुड बी ऑडिटेड एंड द ट्रस्ट शुड अप्लाई एटलीस्ट 85% इन द अप्रूव पर्पजेस के लिए एंड बैलेंस शुड बी इन्वेस्टेड एंड डिपॉजिटेड इन स्पेसिफाइड फॉर्म और मोड 11(5) का मोड में, ठीक है। तो यहाँ पे इतना समझ में आया। देखो सबसे पहले जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है ये आपका इनकम आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, और अगर कॉर्पस है तो ये आपका इनकम नहीं आएगा। अगेन यहाँ पे अगर 12AA में रजिस्टर्ड है, एग्जाम्पशन लिमिट से एक्सीड कर रहा है और हमारा अकाउंटेड ऑडिटेड है, इसके बाद 85% अपन यूज़ कर ले रहे हैं, जितना अपने को डोनेशन मिल रहा है उसको 85% अपन यूज़ कर ले रहे हैं फॉर द एप्लीकेशन, एंड यहाँ पे अपना अगर वो स्पेसिफाइड मोड में कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने को एग्जाम्पशन मिल जाएगा। इलस्ट्रेशन 6 करते हैं, चलो। हुंडी एक चैरिटेबल बॉक्स है, सुपरस्क्रिबिंग कंट्रीब्यूशन इन द हिंदी हुंडी फॉर्म पार्ट ऑफ कॉर्पस ऑफ ट्रस्ट फंड kept at Lord Venkateswar Temple, Tirumala, was opened on 30th March 2020. Cash of rupees 100 lakhs and valuable articles worth rupees 250 lakhs were found to have been contributed by the devotees. Discuss the tax implication. तो इस केस में देखो यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये स्पेसिफिकली फॉर्म पार्ट होगा ऑफ द कॉर्पस ऑफ द ट्रस्ट फंड, यहाँ पे आपको पहले से बता दे रहे, तो इसको अपन यहाँ पे ये मान लेंगे कि अपने को स्पेशल डायरेक्शन दिया गया कि इस ये जो पैसे हैं इसको कैसे यूज़ करना है, देयरफॉर यहाँ पे आपका एग्जाम्प्ट होगा। तो यहाँ पे एज पर सेक्शन नंबर 11(1)(d) इनकम ऑफ द फॉर्म ऑफ voluntary contribution made with a specific direction that they shall form part of the corpus of trust shall not be included in the total income of the recipient, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे therefore it is possible to take a view that those who give a
तो अपन ऐसा मानेंगे कि जो भी उस बॉक्स में कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो वो अपना एक डिक्लेरेशन दे रहा है कि वो जो भी कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो हमारा कॉर्पस का पार्ट बनेगा। आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में जिसमें आपको याद होगा एक तो आपका भगवान के पास ही एक दान पेटी रहता है, उसमें आप दान करते हैं, और एक आपको अलग से रिसिप्ट कटती है, तो वो जो रिसिप्ट कटती है वो आपका कॉर्पस होता है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि पहले ऑन और बिफोर 1/6/2007 में ऐसा रूल था कि जिस दिन आप ट्रस्ट बनाए हो उसके विद इन 1 ईयर आपको रजिस्ट्रेशन ऑप्टेन करना है। बट इसके बाद यहाँ पे आपको 1 ईयर का लिमिट नहीं है, आप कभी भी रजिस्ट्रेशन ऑप्टेन कर सकते हो। तो फर्स्ट कंडीशन आपका यहाँ पे यही होगा कि जो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन है वो एग्जाम्पशन तभी बेनिफिट क्लेम कर सकती है आफ्टर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 12AA हैज़ बीन ग्रांटेड। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन चाहिए। कब चाहिए? सपोज आपने 12AA में रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर लिया है, तो यहाँ पे आपको पहले ऑब्जेक्टिव बताना पड़ता है कि आपने क्यों यहाँ पे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट किया है। 12AA में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज हो जा रहा है, और वो इस ऑब्जेक्टिव से नया ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ऑब्जेक्टिव 2 आ जा रहा है। एंड नाउ ये जो ऑब्जेक्टिव है और ये जो पहला आपका ऑब्जेक्टिव था, दे आर नॉट द सेम। तो इस केस में आपको नए ऑब्जेक्ट के लिए अगेन वापस से रजिस्ट्रेशन, एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, यही बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि पहले ना 12AA में पहले मतलब क्या होता था कि कंपलसरीली रजिस्ट्रेशन नहीं था। ठीक है। तो इस केस में अगर जब जिस केसेस में जिस अर्लियर असेसमेंट ईयर्स में हमारा जो पेंडिंग था, असेसमेंट पेंडिंग था, तो अपने को समझ में नहीं आता था कि उस साल वो रजिस्ट्रेशन तो ऑप्टेन किए नहीं है, तो उनका जो सेक्शन नंबर 11, 12, 13 ये सब जो है वो एप्लीकेबल होगा कि नहीं, उनका जो इनकम है वो एग्जाम्प्ट होगा कि नहीं। तो इस हार्डशिप को हटाने के लिए यहाँ पे आपको एक प्रोविज़न ला के दे दिया है कि अगर आपका इस साल पे मतलब अगर आपने अप्लाई किया है 12AA के रजिस्ट्रेशन में और आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो गया, तो जो बेनिफिट ऑफ सेक्शन नंबर 11 एंड 12 है, आपको उस इनकम के रिस्पेक्ट मिलेगा। मतलब वो पिछले साल के भी असेसमेंट ईयर में जो कि पेंडिंग है बिफोर द असिस्टेंट ऑफिसर ऑन द डेट ऑफ सच रजिस्ट्रेशन, उसमें भी अपन मान लेंगे कि वो 11 एंड 12 का आपको जो भी वो इनकम है उसका भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, या फिर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा तो जो 11 एंड 12 में आपको जो कंडीशंस फुलफिल करने चाहिए थे वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है। बट यहाँ पे अगेन कुछ प्रोवाइडेड है कि ये सब अपन कब माने। देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अर्लियर अपन यहाँ पे ऑलरेडी पढ़े हैं कि जिस साल अपन रजिस्ट्रेशन लेंगे उसे प्रोस्पेक्टिवली होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा। बट इन केस आपका असिस्टेंट ऑफिसर के पास पेंडिंग है और आपने ग्रांट किया रजिस्ट्रेशन इस टाइम पे, अर्लियर ईयर्स का आपका पेंडिंग है, अभी आप रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर रहे हो, आपको 12AA में मिल जा रहा है, तो जो बेनिफिट ऑफ सेक्शन नंबर 11, 12 अपन ये मान लेंगे कि वो पेंडिंग ईयर्स के लिए भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। बट कुछ कंडीशंस हैं कि यहाँ पे जो पेंडिंग ईयर में आपका ऑब्जेक्टिव था, मतलब अर्लियर ईयर्स में जो आपका ऑब्जेक्टिव था और अभी आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपका असेसमेंट पेंडिंग है और आपका उस टाइम आप रजिस्टर्ड नहीं थे तो 147 का ग्राउंड्स नहीं खुलेगा जस्ट बिकॉज आप उसमें रजिस्टर्ड नहीं थे। नेक्स्ट बोल रहे हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एबव बेनिफिट टू अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इन सर्टेन केसेस। तो जो एबव बेनिफिट है वो हाउएवर एप्लीकेबल नहीं होगा इन केस ऑफ एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन विच एट द टाइम हैज़ अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड द सेम हैज़ बिन डिनाइड। अगर आपको आपने एप्लीकेशन दे रखा है 12AA में और आपको एप्लीकेशन में जो परमिशन है रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपका अगेन जो भी हमने पढ़ा वो अप्लाई नहीं होगा, जो कि ऑब्वियस सा रीज़न था। इलस्ट्रेशन 7 में आ जाओ। यहाँ पे बोल रहे कि कैन ए ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर चैरिटेबल पर्पज इन अप्रैल 2019 हैव इन फाइल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन नंबर 12A ऑन 11/4/2020 में क्लेम बेनिफिट ऑफ सेक्शन नंबर 11 एंड 12 फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2021। तो देखो इस केस में यहाँ पे अप्रैल 2019 में अपना चैरिटेबल पर्पज से स्टार्ट किया था अपने यहाँ पे, तो ये हमारा ईयर था 1920। ठीक है। तो मतलब ये असेसमेंट ईयर 2021 के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है वो आपका 2021 मतलब असेसमेंट ईयर 21-22 में किए हैं, और वो प्रीवियस ईयर के लिए पूछे हैं। मतलब कि देखो यहाँ पे ये इस साल का नहीं, पिछले साल, इस साल अपन ग्रांट किए हैं रजिस्ट्रेशन, पर अपने को पूछे कि पिछले साल अपन क्या एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को बता दिया गया कि 1 जून 2007 के बाद अगर अपन एप्लीकेशन कर रहे हैं फॉर 12AA के रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस पर्पज़ में अपने को उसी जिस साल अपन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जिस साल अपने को मिल रहा है, मतलब कि जिस साल अपन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उसी साल अपने को रजिस्ट्रेशन मिलेगा, पिछले अर्लियर असेसमेंट ईयर्स के नहीं मिलेंगे। तो इस केस में अपने को असेसमेंट ईयर 2021 के नहीं मिलेंगे। हाउएवर अगर अपना असेसमेंट पेंडिंग है तो अपने को उसके लिए मिल जाएगा, क्योंकि अपने हार्डशिप अपने को हटाने हैं। फर्दर अपने को बता रहा है कि यहाँ पे अगर आपका असेसमेंट ईयर पेंडिंग है आपको मिलेगा तभी अगर आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं इस साल के और अर्लियर ईयर्स में सेम होने चाहिए। ठीक है। तो वही तीनों चारों आपको लिख दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 में।
Help All, a trust created on 1st January 2020 to provide relief for the poor, applied for registration under section number 12A on 1st March 2020. ट्रस्ट क्रिएट हुआ था 1st जनवरी को, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया 1st मार्च को. On that date, its corpus fund comprised only of the initial contribution made by the trustees. The commissioner denied registration solely on the ground that the trust has not commenced any charitable activity, due to which he could not satisfy himself about the genuineness of the trust. Is the ground for denial of registration by the commissioner justified in this case? तो बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि 1st जनवरी को वो ट्रस्ट क्रिएट हुआ था, वो 1st मार्च को रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया. उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि बस कॉर्पस में जो ट्रस्टीज़, जो पहले जो प्रमोटर्स इन केस ऑफ कंपनीज, वही ट्रस्ट में केस में ट्रस्टीज़ होते हैं, ठीक है, उन्होंने इनिशियल कंट्रीब्यूशन जो दिया वही हमारे कॉर्पस फंड में है. तो यहाँ पे ये जो कमिश्नर है वो बोल रहा है कि तुम्हारा अपने को डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है कि तुम्हारा जो ट्रस्ट है वो जेन्युइन है कि नहीं, तो बताओ कि उनको रजिस्ट्रेशन देगा कि नहीं कमिश्नर. तो ये एक केस स्टडी के ऊपर बेस्ड है, दैट इज़ कर्नाटका हाई कोर्ट इन DIT वर्सेस मीनाक्षी अम्मा एंडोवेंट ट्रस्ट. यहाँ पे ये बताया कि जो 12A का अपने को रजिस्ट्रेशन चाहिए वो अपन कभी भी ले सकते हैं, इवन विद इन अ वीक ऑफ इट्स फॉर्मेशन. द एक्टिविटीज कैरिड ऑन बाय द ट्रस्ट आर टू बी सीन इन केस वेयर द रजिस्ट्रेशन इज सॉट मच लेटर आफ्टर इन्फॉर्मेशन ऑफ द ट्रस्ट. और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि जो हाई कोर्ट है वो फर्दर ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जो कॉर्पस फंड में सिर्फ जो ट्रस्टीज़ हैं उन्होंने ही डोनेशन दिया. देयरफॉर मतलब उनका इंटेंशन है कि हाँ वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कमेंस करना चाह रहे हैं. हाउएवर अभी जितना पैसे हैं, मतलब अभी सिर्फ कॉर्पस फंड में थोड़े बहुत ही पैसे होंगे जितना ट्रस्टीज़ कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए उन लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, उतना पैसे में चैरिटेबल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं. यहाँ पे ये लिखा है कि जो हाई कोर्ट है वो ऑब्जर्व किया जो मनी अवेलेबल विद द ट्रस्ट इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू कैरी एक्टिविटीज़ ऑफ चैरिटी इमीडिएटली. ठीक है, तो इसलिए अपन यहाँ पे ये देखेंगे कि इस जस्ट एक सोल ग्राउंड में कि कमिश्नर सोल ग्राउंड में कि जो हमारा चैरिटेबल एक्टिविटी है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, वो उसका रजिस्ट्रेशन उसको कैंसिल नहीं कर सकता है. ठीक है, अपन उसको ऐसे नहीं बोल सकते कि चैरिटी ने अभी तक कोई एक्टिविटी ही नहीं किया है. ओके, तो यहाँ पे जो कमिश्नर है वो जो मना कर रहा है वो गलत कर रहा है. वो उसके पास वो क्या कर सकता है, अगर उसको सेटिस्फेक्शन फिर भी लेना है तो बेसिकली जो ट्रस्ट डीड में जो ऑब्जेक्ट्स मेंशन है वो पढ़ ले और उससे वो एक बार के लिए अपने आप को सेटिस्फाई कर ले. बट जस्ट बिकॉज उसने अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं की है इसके लिए वो रजिस्ट्रेशन मना नहीं कर सकता है. ओके, नाउ नेक्स्ट ऑडिट के बारे में बोल रहे. तो अगर हमारा जो टोटल इनकम है वो अगर अपना विदाउट एग्जाम्पशन लिमिट अगर वो हमारे बेसिक एग्जाम्पशन से ज़्यादा है तो यहाँ पे जो अकाउंट ऑफ द ट्रस्ट है उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना पड़ेगा और जो भी रिपोर्ट अपने को प्रेस्क्राइब फॉर्म में ड्यूली साइन एंड वेरीफाइड बाय दैट अकाउंटेंट अपने को फर्निश करना है. उसके बाद यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न. यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फर्दर क्लैरिटी, अगर सेक्शन नंबर 12A अपने को एक कंडीशन फर्दर प्रोवाइड करता है, पर्सन रिसीव ऑफ द इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स शैल फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द टाइम अलाउड अंडर सेक्शन नंबर 139(4A). तो यहाँ पे 139(4A अलग से आपको सेक्शन बता गया है. यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको मैंडेटरी रिटर्न फाइलिंग करना है. मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑप्टिंग कर रखे हो तो आपको मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न करना है कि कौन कौन से इनकम आपको चार्जेबल होगा टू द इनकम टैक्स. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल कमिश्नर है या फिर जो कमिश्नर है, जैसे उनको एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन मिलेगा तो वो कॉल फॉर वो डॉक्यूमेंट और वो इन्फॉर्मेशन को कॉल कर सकते हैं और जो एक्टिविटीज़ कैरी ऑन कर रहे हैं उसका जेन्युइननेस दे सकते हैं. उसके साथ साथ जो अदर लॉ में फॉर द टाइम इन्फोर्स जो उनके ऊपर लागू हो रहा है उनका कंप्लायंस रिक्वायरमेंट दे सकते हैं. एंड आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन एंड द जेन्युइननेस ऑफ एक्टिविटी, वो क्या कर सकते हैं, वो ऑर्डर पास कर सकते हैं इन राइटिंग कि हाँ वो अभी रजिस्ट्रेशन उनको मिल जाएगा. अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं करेगा. हाउएवर अगर उसको रिजेक्ट करना है तो उसको सो कॉज नोटिस ऑफ अपॉर्चुनिटी और बीइंग हर्ट देना है. ये भी अपन ऑलरेडी 1023 और इनको ये जो ऑर्डर पास करना है मतलब बेसिकली वो रजिस्ट्रेशन को ग्रांट कर सकते हैं, रिफ्यूज़ कर सकते हैं. तो उनको विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन, मतलब 25 जुलाई को अगर अपन एप्लीकेशन फाइल किया तो उसका एंड ऑफ द मंथ 31 जुलाई को जाएंगे. एंड उसके 6 मंथ के अंदर अपने को क्या करना है, अपने को नहीं जो प्रिंसिपल कमिश्नर है उनको ग्रांट करना है या फिर रिफ्यूज़ करना है रजिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए. और अगर यहाँ पे जो भी प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर जो भी ऑर्डर पास करेंगे अगर वो रिफ्यूज़ कर दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो यहाँ पे अपना ये वाला अपन अपील कर सकते हैं आईटेट के पास. ठीक है, पहला अपना CIT अपील्स के पास जाता है, फिर अपना यहाँ पे आईटेट के पास जाता है. तो यहाँ पे ये अपन क्या कर सकते हैं, आईटेट के पास जा सकते हैं. उसके बाद बोल रहा है कि वेयर अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन एंड सब्सिक्वेंटली इट इज नोटिस दैट द एक्टिविटीज आर बीइंग कैरिड आउट इन सच अ मैनर दैट ये हमारा बेनिफिशियल नहीं है हमारे जनरल पब्लिक को, या फिर इट इज़
its income does not ensure for the benefit of general public or it is for the benefit of any particular region, religious committee या कास्ट, तो इस केस में यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या क्या पॉइंट्स है पढ़ो। यहाँ पे फर्स्ट क्या बोल रहा है कि अगर इनकम यहाँ पे अपने को लग रहा है कि जो भी उनका इनकम हो रहा है वो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं, जिनको जो रजिस्ट्रेशन दिया गया है वो बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक का नहीं होकर किसी पर्टिकुलर रिलीजियस कमिटी या कास्ट के लिए, ठीक है, उनके लिए कुछ हो रहा है, या फिर जो फंड्स हैं वो प्रोहिबिटेड मोड्स में, जो अपने मोड्स पढ़े हैं उस मोड्स में नहीं बट प्रोहिबिटेड मोड्स में चल रहे हैं, या एनी इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट इज अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन लाइक ए ऑथर ऑफ द ट्रस्ट या फिर ट्रस्टीज, मतलब खाली वो ट्रस्टीज़ के बेनिफिट के लिए हो रहा है या किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो रहा है, तो इस केस में अपना यहाँ पे क्या होगा, जो भी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे जो ट्रस्ट है वो अगर किसी अदर लॉ के कंप्लायंस से भी अगर मीट नहीं कर रहा है तो अगेन यहाँ पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है दैट मे ऑल्सो स्टैंड कैंसिल। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, एडुकेयर ए ट्रस्ट क्रिएटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग प्राइमरी एजुकेशन इन रूरल एरियाज, वो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन नंबर 12A फाइल कर 30 अप्रैल 2019 को, एंड सिंस द एप्लीकेशन वाज नॉट डिस्पोज बाय द कमिश्नर ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर 2019। ये वाला लाइन क्यों है, क्योंकि अभी हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं कि ये जो जब अपन एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसके एंड ऑफ द मंथ से अपने को 6 मंथ के अंदर जो प्रिंसिपल कमिश्नर है उसको रजिस्ट्रेशन आइदर ग्रांट करना है या रिजेक्ट करना है। तो यहाँ पे ये 31 अक्टूबर अपना 6 मंथ होता है, तो इस केस में यहाँ पे अभी तक उन्होंने डिस्पोज ऑफ नहीं किया है एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन नंबर 12A। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्योंकि सिंस द एप्लीकेशन वाज नॉट डिस्पोज ऑफ बाय द कमिश्नर ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर 2019 एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन नंबर 12AA, द ट्रस्ट कंटेंडेड दैट इट वाज डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 12AA1। तो अपने को यहाँ पे एग्जामिन करना है करेक्टनेस, तो ये करेक्ट है। यहाँ पे देखो अपना ये तो है, चलो ठीक है कि अपने को बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ अपने को क्या करना है, और या फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन वाज रिसीव, उसके अंदर अपने को डिस्पोज करना है, इधर अपने को ग्रांट करना है या फिर रिफ्यूज़ करना है। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इन CIT वर्सेस सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन में ऐसा हेल्ड किया गया था कि अगर अपन एप्लीकेशन कर दे रहे हैं एंड द सेम वाज नॉट रिस्पॉन्डेड विद इन 6 मंथ, तो ट्रस्ट वुड बी डीम एज रजिस्टर्ड विद इफेक्ट ऑफ द डेट फॉलोइंग द एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ। तो यहाँ पे अपन ऐसा मान लेंगे कि 6 मंथ के एक्सपायरी से जो डेट है तब से हमारा रजिस्ट्रेशन इफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर वही अपन केस लॉ लगाएंगे तो द ट्रस्ट वुड बी डीम टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2019। द कंडीशन दैट द ट्रस्ट इज डीम टू, तो यहाँ पे ये जो इन लोग जो बोल रहे हैं कि क्योंकि वो विद इन 6 मंथ नहीं किया तो नेक्स्ट डे से क्या वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो येस इट इज़ करेक्ट। तो बेसिकली ये जो 6 मंथ दिया गया है, ये 6 मंथ आपको अगर आपको रिजेक्ट करना है, प्रिंसिपल कमिश्नर को रिजेक्ट करना है तो वो विद इन 6 मंथ रिजेक्ट कर सकता है, वो आपको टाइम लिमिट इनडायरेक्टली बताया गया है। इलिस्ट्रेशन 10 पढ़ते हैं। अ चैरिटेबल ट्रस्ट whose income can be exempt under section number 11 of the Income Tax Act 1961 was formed on 1st March 2017. For the accounting year 31st March 2020, it earned an income of 3,60,000. It filed with the Commissioner of Income Tax an application for registration on 31st August 2019, explaining that for good and sufficient reason it was prevented from filing the application for so long. Okay, examine by which did the application of the registration should have been filed, कब तक अपने को application फाइल कर लेना था, whether such application could have been filed before the formation of the trust, क्या अपन ट्रस्ट फॉर्मेशन के पहले कर सकते हैं क्या, या in the absence of an order of registration from the commissioner can the trust be deemed to be registered। तो अगर यहाँ पे कमिश्नर ने विद इन 6 मंथ नहीं किया तो अपन क्या उसको डीम टू बी रजिस्टर मान लेंगे क्या। द स्टेप्स टू बी टेकन बाय द ट्रस्ट टू सिक्योर एग्जाम्पशन, क्या क्या उसको कंडीशंस फुलफिल करने करेंगे बेसिकली, एंड वेदर द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वंस ग्रांटेड कैन बी कैंसिल, अगर कैंसिल हो सकता है तो क्या क्या कंडीशंस है वो पूछ रहा है। चलो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। बाय विच डेट द एप्लीकेशन, तो यहाँ पे अपने को कोई डेट मेंशन किया गया है क्या, नहीं। अपने को पहले था कि अपने को 1 ईयर के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है, बट अभी अपने पास कोई भी ऐसा डेट नहीं है। अगर अपन पढ़े कि जिस दिन अपन एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उसके नेक्स्ट टाइम से मतलब प्रोस्पेक्टिवली अपने को रजिस्ट्रेशन मिलेगा, रेट्रोस्पेक्टिवली अपने को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। हाउएवर अगर आपका असेसमेंट पेंडिंग था तो आपको रेट्रोस्पेक्टिवली भी मिल जाएगा, बट यहाँ पे अगेन एक कंडीशन था कि जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम होना चाहिए। तो उसका आंसर पढ़ते हैं वही है क्या। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो विद इन 1 ईयर अभी रिमूव हो गया, तो अपन कभी भी फाइल कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर अगर असेसमेंट पेंडिंग है तो अपन रेट्रोस्पेक्टिवली अपने को रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। हाउएवर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन है वेदर सच एन एप्लीकेशन कुड हैव बीन फाइल्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रस्ट। तो नो, अपने को यहाँ पे जो एप्लीकेशन देना है वो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रस्ट है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट में आप कभी भी दे सकते हो, बट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रस्ट आप रजिस्ट्रेशन ऑप्टेन नहीं कर सकते हो। थर्ड बिट क्या बोल रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन का वो डीम रजिस्ट्रेशन, अब अपन जस्ट क्या है कि 6 मंथ के अंदर वो करे तो ठीक है, बट यहाँ पे अगेन 6 मंथ के अंदर नहीं करा तो जो नेक्स्ट डे होगा अपन उसको मान लेंगे कि वो उस टाइम पे डीम टू बी रजिस्टर्ड हो जा रहा है। तो मतलब अगर उसको रिजेक्ट करना है तो उसको विद इन 6 मंथ रिजेक्ट करना पड़ेगा।
नाउ फोर्थ है, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन बाय द ट्रस्ट टू सिक्योर एग्जाम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स। तो यहाँ पे फॉलोइंग स्टेप लेना पड़ेगा, उसको रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा अंडर सेक्शन नंबर 12AA। ठीक है, अगर यहाँ पे उसका जो इनकम है, इनकम बिफोर टेकिंग सेक्शन नंबर 11 एंड 12, उसका जो इनकम है अगर वो ज़्यादा है फ्रॉम द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, तो यहाँ पे उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना पड़ेगा और जो भी रिपोर्ट है उसको फर्निश करना पड़ेगा फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। उसके बाद यहाँ पे एटलीस्ट 85% ऑफ द इनकम जो भी वो एक्वायर करेगा उसको अप्लाई करना है फॉर द अप्रोप्रिएट पर्पज़ के लिए। और जो भी अनएम्प्लॉयड इनकम है या फिर जो मनी एक्यूमुलेटेड या सेट असाइड है उसको स्पेसिफाइड फॉर्म और मोड में होना चाहिए। एक्यूमुलेटेड का कितना है वो अपन जानते हैं। ठीक है, और हमारा जो स्पेसिफाइड मोड है अपन 11(5) में पढ़े हैं। एंड यहाँ पे अगेन फाइलिंग स्टेटमेंट करना है फॉर्म 10 में ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। ये भी अपन 1023 से में पढ़े थे, वही यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। लास्ट है, वेदर ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वंस ग्रांटेड कैन बी कैंसल्ड। येस, इट कैन बी कैंसल। अगर अपने को लग रहा है कि ये जनरल पब्लिक को बेनिफिट नहीं दे रहा है, रिलीजियस पर्टिकुलर के लिए है, स्पेसिफाइड पर्सन के लिए है, प्रोहिबिटेड मोड है, उसके साथ साथ अपने को लगा है कि वो अदर लॉ को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ये कैंसिल हुआ जा सकता है। नाउ सेक्शन नंबर 13, कुछ डिनाइल ऑफ एग्जाम्पशन है, कुछ केसेस में आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेंगे। क्या वो केसेस है, पढ़ते हैं। तो किस किस केसेस में आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा सेक्शन नंबर 11 एंड 12 के केसेस में। तो फर्स्ट है आपको, अगर आपका जो इनकम हो रहा है फ्रॉम ए प्रॉपर्टी है जो कि ट्रस्ट का है एंड दैट ट्रस्ट वर्क फॉर ए प्राइवेट रिलीजियस पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो इस केस में आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, प्राइवेट रिलीजियस पर्पज़ के लिए नहीं मिलेगा। अगर आपको इनकम हो रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियस कमिटी और द कास्ट, ठीक है, कोई रिलीजियस कमिटी या कास्ट के लिए हो रहा है तो उसके लिए, कोई पर्टिकुलर रिलीजियस कमेटी के लिए हो रहा है तो उसके लिए नहीं होगा। हाउएवर अगर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन अगर वो एस्टेब्लिश हुआ है फॉर द बेनिफिट ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है, SC ST बैकवर्ड एरिया के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, वुमेन के लिए, चिल्ड्रन को, तो उसको अपन ऐसा नहीं मानेंगे कि वो पर्टिकुलर रिलीजियस कास्ट के लिए हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, अगर आपका इनकम ऑफ ट्रस्ट हो रहा है एंश्योरिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी स्पेसिफाइड पर्सन, मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए अगर आपको यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में भी अगर यहाँ पे क्या होगा, आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ये जो पर्सन है, जो स्पेसिफिक पर्सन मैंने बताया, वो आपको सेक्शन नंबर 13(3) में रेफर है कि वो कौन कौन से पर्सन है, तो वो अपन पढ़ेंगे जब 13(3) आएगा। ठीक है, याद रखना एक बार। नेक्स्ट, उसके बाद अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो, जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो इम्परमिसिबल मोड में करो। 11(5) में अपने को परमिसिबल मोड दिया गया है, उसमें नहीं करके आप इम्परमिसिबल मोड्स में कर रहे हो तो अगेन यहाँ पर आपको क्या होगा, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अपन जो ये पढ़े ना कि अपन अगर किसी बेनिफिट ऑफ एनी पर्सन जो कि रेफरेंस सेक्शन नंबर 13(3) है उसके लिए कर रहे हैं तो अपने को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। तो ना व्हाट डू मीन बाय कि बेनिफिट क्या हो सकता है कि किसी पर्सन को, तो यहाँ पे ये बताया गया कि अगर अपन लोन दे रहे हैं उस पर्सन को विदाउट एडिक्वेट सिक्योरिटी या विदाउट एडिक्वेट इंटरेस्ट, मतलब जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है उससे कम में दे रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं ले रहे हैं, कोलेट्रल नहीं ले रहे हैं, या फिर हम उसको प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए दे रहे हैं बट उससे रेंट रिसीव नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर रेंट ले रहे हैं तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में ले रहे हैं, या फिर अगर कोई भी सर्विसेज वो दे रहे हैं हमको और उसको हमने एक्सेस पेमेंट जो कि मार्केट रेट है उससे ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, जितना का मतलब वो सर्विस वर्थ नहीं है उससे ज़्यादा दे रहे हैं, या फिर इनएडिक्वेट रेमुनेशन दे रहे हैं फॉर द सर्विस रेंडर, तो इस केसेस में अपन ये मान लेंगे कि अच्छा, और है इट इज़ एक्सेस पेमेंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर वो कुछ भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो उसको अपन एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं, मतलब अपन परचेस कर रहे हैं उससे और अपन उसको ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, जितना का उसका मार्केट रेट है नहीं उससे ज़्यादा अगर अपन पेमेंट कर रहे हैं, या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन फॉर द प्रॉपर्टी सोल्ड अपन सेल कर दे रहे हैं और अपन उसको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन अपने को नहीं मिल रहा है, या फिर डाइवर्जन ऑफ इनकम और प्रॉपर्टी एक्सीडिंग ₹1000। डेट मीन्स इस ईयर में अगर अपन कोई भी कोई भी प्रॉपर्टी अगर किसी पर्सन के नाम पे किए हैं और वो एक्सीड कर रहा है ₹1000 से, मतलब हमने उसको डाइवर्जन कर दिया अदर इनकम को या प्रॉपर्टी, तो उसको भी अपन मानेंगे कि एक स्पेसिफिक पर्सन के बेनिफिट में हो रहा है। फिर है इन्वेस्टमेंट इन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कंसर्न इफ एनी फंड और द ट्रस्ट और द इंस्टीट्यूशन और कंटिन्यू टू रिमेन इन्वेस्टेड फॉर एनी पीरियड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन एनी कंसर्न इन विच पर्सन हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब सपोज एक्स पर्सन है, उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी एक चीज़ में एंड वहाँ पे ये जो ट्रस्ट है वो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है या कंटिन्यू टू इन्वेस्ट कर रहा है, तो इस केस में भी अपन मान लेंगे कि प्राइमा फेसी मान लेंगे कि यहाँ पे ये स्पेसिफाइड पर्सन के बेनिफिट के लिए हो रहा है, मतलब उस जो पर्सन सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है उसके लिए हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे बोल रहे हैं कि अगर अपन कोई एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में या कंसेशनल रेट में, मतलब चैरिटेबल जो बिजनेस है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि एजुकेशन प्रोवाइड करें स्पेसिफाइड पर्सन को, जैसे कि मेडिकल इंस्टीट्यूशन हुआ, ये सब ऐसा कुछ, मतलब किसी स्पेसिफाइड नंबर ए ग्रुप
को, तो उस केस में अगर यहाँ पे अपने को एग्जाम्पशन मिल जाएगा, अपने को एग्जाम्पशन डिनाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पे एजुकेशनल या मेडिकल फैसिलिटीज़ है स्पेसिफाइड पर्सन को, मेडिकल फैसिलिटीज़ मतलब कैंप वगैरह होता है उस गाँव के लोगों को, राइट, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन के लिए ऐसा नहीं माना जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ एनोनिमस डोनेशन के ऊपर। एनोनिमस मतलब क्या होता है कि मतलब बेसिकली जो डोनेशन दिया अपने को पता नहीं रहता है कि कौन डोनेशन दिया, मतलब कि अपने पास उसका रिकॉर्ड्स नहीं रहता कि ये डोनेशन एक्चुअल में आया कहाँ से है। एक बार के लिए यहाँ पे यही पढ़ लो कि एनोनिमस डोनेशन में यहाँ पे अपने को जो टैक्स लगता है वो 30% के हिसाब से लगता है, पर इसका जो कैलकुलेशन होता है वो अलग होता है, जो कि बाद में बताया है इसमें स्टडी मैट में। तो अपन स्टडी मैट के वाइज ही जा रहे हैं, तो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार के लिए समझ लो कि 30% में टैक्सेस लगते हैं इन केस ऑफ इन सेक्शन 115 BBC में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये अपन 1023C में भी पढ़े थे, एडवांसमेंट ऑफ एन ई अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटीज के क्वेश्चंस भी किए हैं, ठीक है। इसमें क्या था कि अगर ट्रेड इन बिजनेस वगैरह के लिए है तो यहाँ पे अपने को चैरिटेबल का वो लूज़ कर देता है, देखो ये चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं माना जाता है। और बट हाउएवर यहाँ पे अपने को ये देखना पड़ता है कि जो टोटल रिसिप्ट है अगर उसका 20% से एक्सीड कर रहा है कमर्शियल रिसिप्ट तो ही लूज़ होता है, ठीक है। सेम यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ओके। ये क्या क्लैरिफिकेशन है, कुछ नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 ये भी अपन पढ़े थे, फॉर्म 10 के बारे में बोल रहा है। तो बेसिकली एक्यूमुलेशन करते हैं अपन, ठीक है, कुछ मतलब बाद में करने के लिए। तो अगर आपको एक्यूमुलेशन का बेनिफिट उठाना है तो आपको रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के ऑन और बिफोर आपको स्टेटमेंट भी फाइल करना है फॉर्म 10 में, तभी आपको बेनिफिट ऑफ एक्यूमुलेशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। फर्दर जो बेनिफिट ऑफ एक्यूमुलेशन है वो also not be available if return of income is not furnished, और मतलब अगर आप ROI फाइल नहीं किए तो आपको नहीं मिलेगा। आप ROI के साथ साथ फॉर्म 10 भी नहीं फाइल किए तो उस केस में भी आपको इसका जो बेनिफिट एक्यूमुलेशन का वो भी नहीं मिलेगा। नाउ यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि आप क्या क्या ट्रांजैक्शन करोगे तो जिसको हम मानेंगे कि जो वो बेनिफिट हो रहा है वो स्पेसिफाइड पर्सन का, मतलब आप उसको लोन सस्ते में दे रहे हो, रेंट नहीं ले रहे हो, सर्विस इतना कर रहे हो तो ज़्यादा पैसा दे रहे हो, बट कौन है वो पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन हम 13(3) में पढ़ेंगे। तो वही है वो प्रोहिबिटेड कैटेगरी ऑफ पर्सन जिसके साथ अगर अपन ये बिजनेस अपन वो सब ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें अपने को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट है अपना, अगर फाउंडर ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो ऑथर ऑफ द ट्रस्ट है, ठीक है, अगर जो जिसने फाउंड किया उस वो सब पैसे जानबूझ के अपने पास से रख ले रहा है, ठीक है, तो उस केस में अपने को यहाँ पे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। या फिर कोई भी पर्सन जिसने सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन किया, मतलब जिसने डोनेशन किया है फॉर द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर और वो एक्सीड हो रहा है 50,000 में, तो मतलब हम बायस हैं, उसने अपने को ज़्यादा डोनेशन दिया, देयरफॉर अपन उसमें उसको ज़्यादा पैसा कर रहे हैं, देना चाह रहे हैं, तो इस केस में भी बायस है, तो इसमें भी अपने को क्या नहीं मिलेगा, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। उसके साथ अगर यहाँ पे जो फाउंडर है वो अगर HUF है या फिर मेंबर ऑफ द फैमिली है, ठीक है, HUF में जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको खुद के पास डायरेक्टली पैसे अपने फैमिली मेंबर्स को दे दे रहे हैं, तो इस केस में भी अपने को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। या फिर ट्रस्टी है या मैनेजर ऑफ ट्रस्टी है या फिर कोई भी रिलेटिव है, किसका रिलेटिव, ऑथर, फाउंडर, पर्सन, मेंबर, इन सब का जो भी हमें अभी एवॉक पढ़ा उसका रिलेटिव है, तो उस केस में भी आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। या फिर एनी कंसर्न इन विच एनी पर्सन रेफर टू इन सेक्शन हैव ए सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको रिलेटिव बता दिया, देखो स्पाउस है, ब्रदर सिस्टर है, ब्रदर सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, तो यहाँ पे आपका स्पाउस आ जाएगा, यहाँ पे आपका इंडिविजुअल आ जाएगा। इसके ब्रदर सिस्टर, देखो स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल और इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल के भाई बहन, स्पाउस के भाई बहन, लीनियर एसेंडेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल, लीनियर एसेंडेंट एंड डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। उसके बाद अभी तक जो जो पढ़े उनके स्पाउस, ठीक है, और एनी लीनियर डिसेंडेंट ऑफ अ ब्रदर और सिस्टर आइदर द इंडिविजुअल ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, तो ये हमारे कौन हो जाएंगे, रिलेटिव्स हो जाएंगे, जो कि कॉमन रिलेटिव का पॉइंट है। ओके तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ये वाला जो अभी अपन पढ़े 13(3) में कि कौन कौन प्रोहिबिटेड पर्सन है, तो यहाँ पे अपना ऑथर, ट्रस्टी आएगा जो फॉर्म किया है, उसका अगर पर्सन जिसने डोनेशन किया 50,000 से ज़्यादा, या फिर जो डोनर है वो HUF है या मेंबर ऑफ HUF है, मैनेजर ऑफ द ट्रस्ट, रिलेटिव है, या एनी कंसर्न जिसमें एवॉक पर्सन का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, वो हमारे अगर उनके साथ अपन वो सब ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो हमारा प्रोहिबिटेड, उसमें मतलब अपने को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। कब मानेंगे कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, अगर कंसर्न हमारा कंपनी है और अगर उसमें इक्विटी शेयर में 20% मतलब 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग पावर्स अगर वो ओन कर रहा है सच पर्सन खुद से या पार्टली बाय वन और मोर अदर पर्सन, तो उसमें अपन मान लेंगे कि उसको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। और अदर केसेस में सच पर्सन इज एंटाइटल और सच पर्सन एंड वन और मोर ऑफ द पर्सन रेफर टू इन सेक्शन नंबर 13(3) आर एंटाइटल टू रिसीव 20% और मोर प्रॉफिट ऑफ सच कंसर्न। यहाँ पे इक्विटी शेयर एंड वोटिंग पावर है, यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है, दोनों में 20% है, तो उसको हम मान लेंगे कि वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है।
उसके बाद मैंने बताया एनोनिमस डोनेशन में 30% के लिए याद करो, बाद में फर्दर पढ़ेंगे तो वो बाद अभी आ गया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर आप ये सब कंडीशन मतलब अगर आप चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो जो सेक्शन नंबर 11 में अपने को कंडीशन बताया वो फुलफिल होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के लिए 1023C है, हॉस्पिटल के लिए अगेन ये सब अपने को बता दिया कि ये सब कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। हाउएवर एनोनिमस जो डोनेशन है उसमें अपने जो टैक्स लगेंगे वो 30% के हिसाब से लगेंगे, बट यहाँ पे आपको एक एग्जेम्पशन लिमिट दे हैं। मतलब अगर हमारा जो एनोनिमस डोनेशन है वो अगर इस एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड हो रहा है और जितना एक्सीड हो रहा है वही हमारा 30% में लगेगा। तो यहाँ पे लिमिट क्या है, 5% ऑफ द टोटल डोनेशन रिसीव बाय द एसएससी, जितना उनको डोनेशन रिसीव हुआ है उसका 5% या ₹1,00,000 विच एवर इज हायर, उतना एग्जेम्पशन लिमिट है। उससे ज़्यादा अगर आपका एनोनिमस डोनेशन है तो उसमें आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स टोटल टैक्स आपको कितना पे करना पड़ेगा, एनोनिमस डोनेशन जो कि आपके एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड हो रहा है। मतलब अगर आपका एग्जेम्पशन लिमिट सपोज 1,00,000 आ रहा है और आपके जो एनोनिमस डोनेशन 2,00,000 है तो 2,00,000 माइनस 1,00,000 तो 1,00,000 पे 30% लगेगा। एंड टैक्स ऑन द बैलेंस इनकम दैट इज टोटल इनकम एज रिड्यूस बाय द एनोनिमस डोनेशन विच हैव बीन सब्जेक्टेड टू थर्ड। ये वाला एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट केस में अपना सिचुएशन ए में टोटल डोनेशन अपने को 15,00,000 दे दिया है, ओके और एनोनिमस डोनेशन अपने को बोल रहा है कि 4,00,000 रिसीव हुआ है, तो अपने को भी एग्जाम्पशन निकालना है तो अपन 15,00,000 का 5% लेंगे या फिर 1,00,000 विच एवर इज हायर लेंगे। तो 15,00,000 का 5% आपका 75,000 आ जाएगा और 1,00,000 विच एवर इज हायर, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1,00,000 आ जाएगा। ठीक है, तो 1,00,000 से जितना ज़्यादा है आपका एनोनिमस डोनेशन तो 4,00,000 माइनस 1,00,000 3,00,000, तो यहाँ पे 3,00,000 में आपको क्या होगा, 30% में टैक्स होगा। एंड यहाँ पे जो बता रहा है ये जो सेकंड है ये वाला बता रहा है कि आपको टोटल डोनेशन लेना है 15,00,000, उसमें से ये वाला 3,00,000 माइनस करना है एंड 12,00,000 में भी आपको क्या लगेगा, 30% लगेगा। ठीक है, सेकेंड केस पढ़ो। 30,00,000 है, 30,00,000 का 5% आपका हो जाएगा 1,50,000, तो 1,50,000 और 1,00,000 विच एवर इज हायर में आपका 1,50,000 आ रहा है। तो आपका एग्जाम्पशन लिमिट यहाँ पे 1,50,000 आ जा रहा है। एनोनिमस डोनेशन आपका 7,00,000 माइनस 1,50,000 आएगा, तो 5,50,000 में आपको 30% टैक्स पे करना है। एंड 30,00,000 माइनस 5,50,000 में जो 24,50,000 आ रहा है उसमें भी आपको 30% पे करना है। सिमिलरली 40,00,000 है, 40,00,000 का 10% 4,00,000 है, तो 5% 2,00,000 होगा, तो 2,00,000 विच एवर इज हायर 2,00,000 आ जाएगा। एंड 10 माइनस 2 करोगे तो 8 आएगा, एंड 40 माइनस 8 करोगे तो 32 आएगा। तो इसमें आपको 30% देना है और इसमें आपको 30% देना है। इलस्ट्रेशन 11 में क्या बोल रहा है, फॉलोइंग ट्रस्ट क्लेम की जो एनोनिमस डोनेशन रिसीव बाय देम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 आर नॉट लाइबल टू टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 115 BBC। एक चैरिटेबल ट्रस्ट रेफर टू इन सेक्शन 11 विच अप्लाइड फॉर द, जो कि एंटायर अमाउंट जितना भी उसको एनोनिमस डोनेशन मिला था वो एंटायर अमाउंट वो अप्लाई कर दिया फॉर द पर्पज ऑफ चैरिटेबल ड्यूरिंग द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। एंड सेकेंड में है कि एक ट्रस्ट जो कि एस्टेब्लिश था होली फॉर रिलीजियस पर्पस और वो 85% ऑफ द अमाउंट ऑफ एनोनिमस डोनेशन को फॉर द पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट के लिए क्या कर दिए, स्पेंड कर दिए ना। अपने को बताना है कि यहाँ पे जो एनोनिमस डोनेशन है उसमें अपने को टैक्स पे करना है कि वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो क्या अभी अपन ऐसा कुछ पढ़े क्या कि जो एनोनिमस डोनेशन अगर अपन उसको अप्लाई कर देंगे तो उसमें अपने को एग्जम्पशन मिल जाएगा। अपन तो स्ट्रेट अवे पढ़े कि उसमें 115 BBC में 30% का टैक्स लगेगा, हाउएवर कुछ एग्जम्पशन जरूर मिलेगा, वो है 1,00,000 और 5% ऑफ द टोटल डोनेशन। तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि वो होल अमाउंट को यूज़ कर लिए हैं फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट या फिर 85% को यूज़ किया फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट। यहाँ पे अपने को जो अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है वो 30% के बेसिस में करना है। ठीक है, और यहाँ पे बट यहाँ पे वो अगर हमारा जो एनोनिमस डोनेशन एग्जेम्पशन से एग्जिट करेगा उतना ही अमाउंट अपन 30% में करेंगे। एंड एग्जेम्पशन का लिमिट है हमारा ₹1,00,000 और 5% ऑफ द टोटल डोनेशन विच एवर इज़ हायर। तो इस केस में यही बताया रहा है कि जस्ट बिकॉज उसने अप्लाई कर लिया दैट डजंट मीन कि उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, बट ये जो नॉर्मल रेट में जो एग्जाम्पशन को मिलने वाला था 5% और 1,00,000 विच एवर इज हायर उतना मिल जाएगा। सेकेंड बिट में भी यही बोल रहा है कि सेक्शन 115 BBC प्रोवाइड की अगर कि कोई भी एनोनिमस डोनेशन में एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा जस्ट बिकॉज आप उसको अप्लाई कर रहे हो फॉर रिलीजियस होली रिलीजियस पर्पज़ के, ऐसा जो ट्रस्ट एस्टैब्लिश होली फॉर रिलीजियस purpose is not liable to be taxed in respect of anonymous donation. Therefore, the claim made by
ओके, तो फर्स्ट मैंने थोड़ा गलत बता दिया यहाँ पे। फर्स्ट केस में तो ठीक है, यहाँ पे ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट था देयरफॉर यहाँ पे जो एंटायर अमाउंट उसके लिए यूज़ किया तो उसमें अपना टैक्स लगेगा। बट यहाँ पे 115 बीबीसी 2 में बताया गया है कि जो प्रोविज़न 115 बीबीसी 1 में पढ़े हैं वो हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा अगर अपन एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश कर रहे हैं जो कि होली फॉर द रिलीजियस पर्पज़ है। ठीक है, दैट मीन्स अगर कोई एक ट्रस्ट है जो कि होली फॉर रिलीजियस पर्पज़ है और उसको अगर कोई एनोनिमस डोनेशन मिल रहा है और वो उसको अप्लाई कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, तो देयरफॉर ऑब्जेक्टिव में अगर वो अप्लाई कर रहा है तो जो भी वो करेगा उसमें उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। देयरफॉर द क्लेम मेड बाय द ट्रस्ट इज वैलिड इन द लॉ। द एप्लीकेशन और नॉन एप्लीकेशन ऑफ सच एनोनिमस डोनेशन फॉर द पर्पज ऑफ ट्रस्ट ड्यूरिंग द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर इज नॉट जर्मन टू द इश्यू ऑफ टैक्सेबिलिटी अंडर सेक्शन नंबर 115 बीबीसी में। ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट है हमारा टैक्स ऑन एक्रेडिटेड इनकम और सर्टेन ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बताया है कि इनकम मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से आते हैं साइलेंट फीचर से स्टार्ट हो रहा है बट यहाँ पे आपको ब्रीफ बताया है। तो बेसिक में सबसे पहले ये बताया कि हमारा वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन हमारे इनकम में इंक्लूड होगा और कोई भी इनकम अगर अपने को प्रॉपर्टी से हो रहा है जो कि ट्रस्ट हेल्ड कर रहे हैं तो अपन उसको उसमें अपन ना अगर वो कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं तो वो एग्जेम्पशन उसका मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर वो ये सब मतलब बेसिकली आप अपन जो पढ़े ये सब आपको ब्रीफ में बताया है। फिफ्थ पॉइंट से आओ, अ सोसाइटी और अ कंपनी और अ ट्रस्ट और एन इंस्टीट्यूशन कैरी ऑन चैरिटेबल एक्टिविटी में वॉलेंट्री वाइंड अप इट्स एक्टिविटी एंड डिसॉल्व और मर्ज विथ एनी अदर चैरिटेबल और नॉन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और कन्वर्ट इट इनटू अ नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब अगर सोसाइटी अगर वो ट्रस्ट चाहे तो वो अपना वॉलेंट्री वाइंड अप कर सकता है, चैरिटेबल से नॉन चैरिटेबल हो सकता है या फिर चैरिटेबल से नॉन चैरिटेबल से भी मर्ज हो सकता है या फिर चैरिटेबल से चैरिटेबल में भी मर्ज हो सकता है। यहाँ पे अपने को कुछ स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं बताएगी कि एसेट वेसेट कैसे ट्रांसफ़र होगा, बट बेसिकली यहाँ पे वो बताते हैं कि ये सब वो काम कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप एक पहले चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थे, आपके पास भी बहुत सारे एसेट्स आ गए क्योंकि आपका सारा जो इनकम था वो एग्जेम्प्ट था, तो अभी आपके पास बहुत सारे एसेट्स आ गए हैं। अगर आप कोई चैरिटेबल बिजनेस कर रहे हो सपोज़ और आपको यहाँ पे पिछले 10 साल से एग्जेम्पशन मिलते हुए आ रहा है, तो क्योंकि आपका इनकम एग्जेम्प्ट है देयरफॉर आपने क्या किया है कि बहुत सारे एसेट्स आपके पास आ गए। अभी आप क्या कर रहे हो, आप एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, आप मर्ज कर ले रहे हो नॉन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से, आप अपने आप को कन्वर्ट कर ले रहे हो नॉन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से। तो इस केसेस में ताकि आप फ़ायदा ना उठाओ, जो एग्जेम्पशन का मिसयूज़ ना करो, इसके लिए आपको कुछ एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ता है जिसको हम एग्जिट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले सेक्शन नंबर 115 TD में बताया है सर्कमस्टेंसेस वे लेवी ऑफ टैक्स ऑन एक्रेडिटेड इनकम इज एट्रैक्टेड। तो उससे पहले आपको यहीं पर पढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है जो भी एग्रेडेड इनकम होता है ट्रस्ट का इंस्टीट्यूशन का, उसमें अपने को जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो 34.944% के हिसाब से पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स 30% प्लस 12% प्लस 4% के बेसिस में पे करना पड़ेगा। तो ये 34.944% में होगा अगर यहाँ पे किस में अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा अगर जो ट्रस्ट है या जो इंस्टीट्यूशन है वो कन्वर्ट कर ले रहा है इनटू फॉर्म जो कि नॉट एलिजिबल है फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब कि जो अलाउड नहीं था 12AA के हिसाब से और उसने वैसे कन्वर्ट कर लिया है। सेकेंड है कि वो उसने मर्जर कर लिया विद एन एंटिटी जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव नहीं है, मतलब कि मैंने अपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहा है अपने को फ्रेश एप्लीकेशन चाहिए, तो यहाँ पे ये मर्ज कर रहा है विद द एंटिटी जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो अगेन यहाँ पे उनको एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड थर्ड इज नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन डिसोल्यूशन टू एनी अदर ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर or approve under section number 1023C within a period of 12 months from the end of the month in which the dissolution took place। तो यहाँ पे बता रहा है कि अगर वो किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से मर्ज हो रहा है या किसी मतलब जो कि अपने को अप्रूव्ड है पर अंडर सेक्शन नंबर 1023C अपने लिए वो ओके है और वो उसको उसमें मर्ज हो रहा है बट वो वहाँ पे एसेट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिसोल्यूशन टुक प्लेस, तो इस केस में एग्जिट टैक्स लगेगा जो कि हमारा जो कि चार्जेबल होगा इन द हैंड ऑफ द एंटिटी एट द रेट ऑफ 34.944%। ठीक है, तो ये 3 केसेस आपको याद करने की बहुत ज़रूरत है। फर्स्ट है ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन जो कि फॉर्म पर कर रहे हैं नॉट एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मर्जर विद एन एंटिटी जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव नहीं है, नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट ऑन डिसोल्यूशन टू एनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड जो कि अप्रूव है विद इन 12 मंथ्स। ठीक है,
उसके बाद अपन कब मान लेंगे कि डिम कन्वर्जन है इनटू नॉन एलिजिबल फॉर्म। अभी तो अपन पढ़े कि वो नॉन एलिजिबल फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो इसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कौन कौन से अपन मान लेंगे कि वो नॉन एलिजिबल फॉर्म है। तो अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कन्वर्टेड इनटू एनी फॉर्म नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन प्रीवियस ईयर इफ द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू इट अंडर सेक्शन नंबर 12 हैज बीन कैंसल। मतलब अगर 12AA में जो भी रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड हुआ था वो कैंसिल हो गया है फॉर एनी पर्पज़, तो उस केस में अपन मान लेंगे कि उसने 12AA के नॉट एलिजिबल फॉर्म में एंटर कर लिया, या फिर उसने इट इज़ एडॉप्टेड और अंडरटेकन मॉडिफिकेशन, मतलब उसने अपने ऑब्जेक्टिव चेंज किए हैं एंड उसके लिए उसने फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई नहीं किया है, या फिर उसने अप्लाई किया है बट जो सेड एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गया है। तो इस केस में वो हम मान लेंगे कि वो डिम कन्वर्जन हुआ है इंटू नॉन एलिजिबल फॉर्म में एंड देयरफॉर इसमें आपको एग्जिट टैक्स लग जाएगा। नाउ एक्रेडिटेड इनकम पे अपना एग्जिट टैक्स लगेगा, मतलब जिस इनकम पे अपना एग्जिट टैक्स लगेगा दैट इज 34.944% जिस इनकम में लगेगा वो है हमारा एक्रेडिटेड इनकम। तो इसको कैसे निकालेंगे, जितना भी टोटल एसेट है ऑन द स्पेसिफाइड डेट, ठीक है, एक दिन पे अपन देखेंगे कि कितना हमारा एफएमबी ऑफ टोटल एसेट है, उसमें से जितना लाइबिलिटी है उसको माइनस कर लेंगे। लाइबिलिटी हम जो वैल्यूएशन मेथड सीबीडीटी प्रेस्क्राइब किया उसके हिसाब से लेंगे एंड एग्रीगेट fair market value of total asset and on that specified date minus total liability computed in accordance with the prescribed method वो कर लेंगे। तो उससे हमारा एक्रेडिटेड इनकम आ जाएगा एंड उस पर अपने को टैक्स पे कर लेना है 34.944% में, अगर ये 3 केसेस हो रहे हैं तो। हावर यहाँ पे आपको कुछ नोट्स दिए गए हैं कि हम जब हम एसेट एंड लाइबिलिटीज़ लेंगे तो क्या क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फॉलोइंग एसेट एंड लाइबिलिटीज़ अपन इंक्लूड नहीं करेंगे, नॉट टू बी कंसिडर्ड इन एक्रेडिटेड इनकम। तो अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम से जो अगर आपका एसेट एक्वायर हुआ है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम ऐसे भी एग्जाम्प्ट होता है, तो अगर उससे कोई एसेट एक्वायर हुआ है तो उसको आप ऐड नहीं करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्रेडिटेड इनकम। सेकंड है एसेट एक्वायर बाय ट्रस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट टू द डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन बिकम इफेक्टिव। तो आपने जब ट्रस्ट क्रिएट किया और जब आप ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किए हो उसके बीच में अगर कोई एसेट फॉर्मेशन हुआ है तो उसको भी अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड वो भी कब, यहाँ पे लिखा है देखो, इफ़, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखा है, if the trust or institution has not been allowed any benefit of section number 11 and 12 during the set period। मतलब कि जब अपन ट्रस्ट को बनाए और जब अपन रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्टेन किए तो अपन क्या पढ़े कि जैसे अपन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो जिस दिन से अपन अप्लाई कर रहे हैं उस दिन से अपना क्या होगा, सेक्शन नंबर 11 में और 12 में अपना जो इनकम है एग्जाम्प्ट होगा। हाउएवर अगर अपने असेसमेंट में पेंडिंग है तो प्रीवियस ईयर्स के लिए होगा। अपन ये नॉर्मल केस समझ रहे हैं, तो यहाँ पे जो उनकी उस दो ड्यूरेशन के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उससे अपने एसेट को एक्वायर हुआ है, तो इसमें अपने को सेक्शन नंबर 11 का एंड 12 का एग्जाम्पशन नहीं मिला हुआ एंड देयरफॉर अपने को इसको इग्नोर करना है। अपने को एफएमबी ऑफ द एसेट जब लेंगे तब वो एसेट्स अपने को नहीं लेना है। समझ में आया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, अगर कोई भी एसेट या लाइबिलिटी ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को अपन ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं ऑन डिसोल्यूशन, अगर मतलब हमारा जो इंस्टीट्यूशन है, हमारा जो ट्रस्ट है वो डिसोल्यूशन में वो एसेट को ट्रांसफ़र कर रहा है विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिसोल्यूशन टुक प्लेस, तो उसको भी अपने को ऐड नहीं करना है। तो अभी तक देखो क्या क्या पढ़े, सबसे पहले ये 3 केसेस पढ़े कि जहाँ पे अगर ये 3 केसेस होंगे तो जो ट्रस्ट एंटिटी है उनको एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 34.944% में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपन डिम कन्वर्जन कब मान लेंगे, अगर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जा रहा है या फिर अपना मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव हो रहा है एंड उन्होंने फ्रेश एप्लीकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया या फिर अप्लाई किया बट वो रिजेक्ट हो गया। उसके बाद एक्रेडिटेड इनकम मतलब एग्रीगेट एफएमबी ऑफ टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। तो यहाँ पे अपने को भाई नोट्स में बताया कि कौन कौन सा को हम एफएमबी ऑफ एसेट्स में नहीं लेंगे। अगर एग्रीकल्चर इनकम से अपना कोई एसेट हो रहा है, जिस दिन ट्रस्ट फॉर्म हुआ, जिस दिन अपन अप्लाई किए फॉर द रजिस्ट्रेशन, उनके बीच में अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है उससे अपने को एसेट फॉर्म हुआ है तो उसके लिए उसको भी अपन को इग्नोर करना है। एंड थर्ड केस है कि अगर अपन डिसोल्यूशन कर रहे हैं, डिसोल्यूशन के टाइम पे अगर जब एसेट ट्रांसफ़र करना रहता है और अपन उसको विद इन 12 मंथ्स ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं तो उसको भी अपने को इग्नोर करना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड डेट हम कहाँ पढ़े थे, यहाँ पे देखो एग्रीगेट एफएमबी ऑफ टोटल एसेट ऑन स्पेसिफाइड डेट लेना है। तो वो स्पेसिफाइड डेट का मतलब क्या है, यहाँ पे ये बताया है आपको टेबल फॉर्म में। फर्स्ट है अपना कन्वर्जन ऑफ अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 12AA इनटू फॉर्म नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब फर्स्ट केस में, ये वाला केस में। और ये केस अपने को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि अगर अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई नहीं किए, अप्लाई किए तो रिजेक्ट हो गया, तो उस केस में द डेट ऑफ कन्वर्जन
अब डेट ऑफ कन्वर्जन क्या है, उसके लिए यहाँ पे पीछे बताया गया है कि आपका डेट ऑफ कन्वर्जन क्या होगा। तो अगर रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड है वो मतलब देखो यहाँ पे अपन फर्स्ट पॉइंट में 2 केसेस पढ़े हैं। फर्स्ट केस अपन ये पढ़े कि अपना रजिस्ट्रेशन है कैंसिल हो गया, एंड सेकंड पॉइंट ये पढ़े कि अपने को फ्रेश एप्लीकेशन नहीं किया है। तो अगर अपना फर्स्ट केस में कि अपने को रजिस्ट्रेशन जो हुआ वो कैंसिल हो गया, तो अपना स्पेसिफाइड डेट होगा, तो डेट ऑफ द ऑर्डर कैंसिलिंग रजिस्ट्रेशन, जिस दिन हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ उस दिन से यहाँ पे अपने को क्या करना है, उस दिन का एफएमवी अपने को लेना है एसेट का। एंड यहाँ पे अगर मॉडिफिकेशन हुआ है और हमारा जो फ्रेश एप्लीकेशन हमने किया नहीं है, फिर हमने किया वो रिजेक्ट हो गया है, तो द डेट जिस दिन अपन ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं उस दिन से अपने को उस दिन का अपने को एफएमवी लेना है। सेकंड केस है यहाँ पे अपन मर्ज कर रहे हैं जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो हमारा डेट ऑफ मर्जर आ जाएगा। एंड थर्ड वो नॉन डिस्ट्रीब्यूशन में अपना डेट ऑफ डिसोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, वंस अगेन रिपीट करूँ, फर्स्ट में यहाँ पे अपना अगर वो नॉट एलिजिबल फॉर्म में कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है तो कैंसिलिंग का डेट आ जाएगा। इन केस यहाँ पे अगर अपन फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो जिस दिन अपन मॉडिफाई कर रहे हैं ना ओपन ऑब्जेक्ट को, तब आ जाएगा। उसके बाद अगर अपन मर्ज कर ले रहे हैं जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो हमारा डेट ऑफ मर्जर आ जाएगा। अगर अपन एसेट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं विद इन 12 मंथ्स ऑफ डिसोल्यूशन, तो ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन जो स्पेसिफाइड एसेट थे वो उसको अपने को लेने हैं, एफएमवी वैल्यू और माइनस लायबिलिटी करना है। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर आपको इनकम टैक्स नहीं भी पे करना पड़ेगा, और अगर आप एग्जिस्ट टैक्स के लिए लायबल हो गए तो आपको पे करना पड़ेगा। नेसेसरी नहीं है कि अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो तभी आपको पे करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे पीरियड विद इन विच टैक्स ऑन एक्रेडिटेड इनकम हैज़ टू बी पेड और पे टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अपने को 14 डेज़ के अंदर करना है। यहाँ 14 डेज़ के कुछ लिमिट्स हैं। 14 डेज़ कब से, तो यहाँ पे तो फर्स्ट केस में अगेन यहाँ पे ये है कि जो रजिस्ट्रेशन है अगर वो आपका कैंसिल हो गया है, तो अभी अपन पढ़े थे कि अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जा रहा है तो अपन आईटेट के पास जाके अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेट है अपने को 14 डेज़ कब से पे करना है, तो अगर अपन अपील जो पीरियड है कि अपने को जब अपील में फाइल करना है आईटेट को, वो एक्सपायर हो जा रहे हैं, अभी तक हमने कोई भी अपील फाइल नहीं किया, तो मतलब अब अभी हम अपील फाइल नहीं कर सकते। तो उस डेट से लेके 14 डेज़ के अंदर अपने को एग्जिट टैक्स पे करना है। इनकेस यहाँ अपन अपील में जा रहे हैं, अपील को अपने विद इन टाइम लिमिट हमने अपील फाइल कर दिया है, वहाँ पे जो ऑर्डर आया, ऑर्डर में भी यही बोल रहा है कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल ही होगा। तो उस केस में भी जिस दिन हमारा ऑर्डर आ रहा है फॉर कैंसिलिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन, उसके विद इन 14 डेज़ अपने को टैक्सेस पे करने हैं। ठीक है, फर्स्ट केस समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा। पॉज करके एक बार पढ़ लो, कुछ इसमें समझाने लायक है नहीं। ठीक है, सेकेंड केस क्या है कि वेदर ट्रस्ट हैज़ बीन मॉडिफाइड, जहाँ पे अपना ट्रस्ट यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव को मॉडिफाई कर लिया है एंड देयरफॉर हमने और उस यहाँ पे मॉडिफाई कर लिया है और वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया है। तो इस केस में अपने को प्रीवियस ईयर के एंड के 14 डेज़ के अंदर अपने को क्या करना है, टैक्सेस पे करना है। एंड सेकेंड है कि अगर वो अप्लाई किया है बट यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो उनको ग्रांट नहीं किया, दैट मीन्स रिजेक्ट कर लिया, दैट मीन्स कैंसिल कर लिया, तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इसको भी आप अपील में कर सकते हैं। जो टाइम लिमिट हमने फर्स्ट केस में पढ़ा था यहाँ पे वो सेम टाइम लिमिट है, दैट इज़ कि जिस दिन मतलब पीरियड फॉर फाइल आईटेट के पास जो आपके पास टाइम लिमिट है, आपने वो टाइम लिमिट जिसमें आपको आईटेट के पास अपील फाइल करना था वो टाइम लिमिट जा चुका है और आपने अपील फाइल नहीं किया है, तो उस टाइम लिमिट से लेके इन प्लस 14 डेज़ या फिर अपने अपील फाइल कर लिया है विद इन टाइम लिमिट और ऑर्डर पास आया, ऑर्डर में भी यही बोल रहा है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल होना चाहिए, तो जिस दिन ऑर्डर आया उसके 14 डेज़ के अंदर आपको पे करना है। ओके, एंड सेकेंड केस है कि वेदर ट्रस्ट हैज़ मर्ज विद एन एंटिटी नॉट हैविंग द सिमिलर ऑब्जेक्टिव, तो डेट ऑफ मर्जर आ जाएगा। एंड वेदर ट्रस्ट फेल्स टू ट्रांसफर अपन डिसोल्यूशन में आपका डेट ऑन विच पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एक्सपायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ याद करना है, एक तो आपको यहाँ पे रेलेवेंट डेट याद करना है जो कि जिसके 14 डेज़ के अंदर अपने को एग्जिट टैक्स पे करना है, और सेकेंड आपको यहाँ पे स्पेसिफाइड डेट याद रखना है जिस दिन अपने को एफएमवी ऑफ द एसेट लेना है। ठीक है, हालांकि बहुत कुछ सेम भी है, डेट ऑफ मर्जर है यहाँ पे, ये डेट ऑफ डिसोल्यूशन नहीं, जिस दिन अपना 12 मंथ एक्सपायर कर रहे हैं वो आ जाएगा। एंड यहाँ पे जो डेट ऑफ कन्वर्जन था दैट इज कैंसिलिंग रजिस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन, ये वाला तो अलग ही है, वो अपील वाला में आ जाएगा। ठीक है, यही था ना, हाँ, रेलेवेंट डेट। उसके बाद क्या बोल रहा है कि नो क्रेडिट अवेलेबल फॉर द टैक्स पेड ऑन एक्रेडिटेड इनकम, आपको कोई भी उसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा, कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा, और अगर आप विद इन टाइम प्रिस्क्राइब नहीं पे कर रहे हो वो एग्जिट टैक्स को, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ फॉर द नॉन पेमेंट। ओके, एंड यहाँ पे पीरियड ऑफ नॉन पेमेंट क्या होगा, डेट इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट डेट ऑन विच सच टैक्सेस वॉज पेबल टू द डेट
ऑन विच द टैक्सेस एक्चुअली पेड, मतलब यहाँ पे आपको जिस 14 डेज़ के अंदर अपने को पे करना था, जिस दिन लास्ट डेट था कि हाँ अभी आपको आज लास्ट था कि आपको पे कर लेना था, तब से हमारा इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। एंड जिस दिन आप एक्चुअली पे कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट लगेगा पर मंथ 1% के हिसाब से लगेगा। एंड पार्ट देर ऑफ अगर 10 डेज़ भी हुए नेक्स्ट मंथ के तो उसको अपन 1 मंथ मान लेंगे। फिर यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है एसेट इन डिफ़ॉल्ट को बोल के, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो टैक्सेस अगर अपन पे नहीं कर रहे हैं तो जो ट्रस्टी होगा, जो इंस्टीट्यूशन होगा, जो प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ दैट ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन होगा, तो वो हमारा एसेस वो हम मान लेंगे कि ही इज़ डीम्ड टू, मतलब ही इज़ एसेट इन डिफ़ॉल्ट। इन केस अगर अपन फर्दर इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट अपन डिसोल्यूशन ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन टू रेसिपेंट हु इज़ नॉट अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, अपन ट्रांसफर ऑफ एसेट कर ले रहे हैं, किसको कर रहे हैं, जो कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो इन केस जो एसेट को रिसीव कर रहा है वो अपना एसेट इन डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट कंसेप्ट है मेथड ऑफ वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ, आपने पढ़ा था कि अपने को एफएमबी ऑफ एसेट ऑन स्पेसिफाइड डेट लेना था, उसमें से माइनस लाइबिलिटी करना था। माइनस लाइबिलिटी अपने को सीबीडीटी एक मेथड बताया कि किस वैल्यूएशन से लेना है, तो यहाँ पे आपको वो मेथड के बारे में बता रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट लोगे उसमें से आप इनकम टैक्स मतलब जो टीडीएस टीसीएस है वो आपको माइनस करना है। ठीक है, उसके साथ साथ जो अनएमोटाइज अमाउंट ऑफ डेफर्ड एक्सपेंडिचर है वो सब भी आपको माइनस करना है। जो आपका वैल्यू आएगा उसका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट लोगे। ठीक है, यहाँ पे मतलब बेसिकली पहले आप बैलेंस शीट में जितना आपके पास रहेगा एसेट उसका टोटल ले लोगे एंड उसमें से टीडीएस टीसीएस माइनस कर लोगे, अनएमोटाइज अमाउंट ऑफ डेफर्ड एक्सपेंडिचर माइनस कर लोगे एंड देन आपका आ जाएगा एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू। फिर यहाँ पे अपने को फेयर मार्केट वैल्यू कैसे लेना है, तो अलग अलग एसेट्स के अलग अलग तरीके बताएं। सबसे पहले अगर आपका कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ है तो जिस दिन अपना वैल्यूएशन डेट है उस दिन आपको लोवेस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस ऑफ सच शेयर जिसमें ट्रेड हुआ है उसका एवरेज ले लेना है। हाउएवर उस दिन अगर कोई भी ट्रेड नहीं हुआ है तो उससे पिछले दिन इमीडिएटली प्रीसीडिंग द स्पेसिफाइड डेट में आपको लोवेस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस ऑफ सच शेयर ले लेना है और उसको आपको एवरेज कर देना है। ये है इन द केस ऑफ कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट आपका अनकोटेड इक्विटी शेयर्स के केस में, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया है A plus B minus L into PV by PE। Now what do you mean by A? A हमारा बुक वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स इन द बैलेंस शीट है। ठीक है, जितने भी हमारे एसेट्स हैं बैलेंस शीट में उसका बुक वैल्यू हमारा A आ जाएगा, बट ये एसेट्स इंक्लूड नहीं करेंगे बुलियन, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर, सिक्योरिटीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसमें से अपन बुक वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट दिस एसेट्स ले लेंगे, उसमें से अगेन अपन टीडीएस टीसीएस माइनस कर लेंगे, डेफर्ड एक्सपेंडिचर माइनस कर लेंगे, वो हमारा बुक वैल्यू ऑफ द एसेट लेस टीडीएस टीसीएस एंड अनएमोटाइज अमाउंट आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपन बी लेंगे। बी में क्या है, वो जो फेयर मार्केट वैल्यू अपन जिसका नहीं ले यहाँ पे ए में उसका अपन फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। देखो बाकी सारे जो एसेट्स है उसका अपन बुक वैल्यू लेंगे, बट यहाँ पे जो हमारे एसेट्स हैं बुलियन, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन, आर्टिस्टिक स्टोन, उसका अपन क्या लेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। दोनों को ऐड कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे एल। नाउ व्हाट डू मीन बाय एल? एल इज द बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी स्टोन इन द बैलेंस शीट बट नॉट इंक्लूड इन द फॉलोइंग अमाउंट्स। तो जो हमारा बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज हमारे बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं वो एल आ जाएंगे, एक्सेप्ट कंटीजेंट लाइबिलिटी है अदर देन एरिया ऑफ डिविडेंड पेबल, वो आ जाएगा। अमाउंट जो कि अपन साइड में रखें फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स वो हट जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस चाहे जो भी नाम से हैं, इवन इफ जो हमारा नेगेटिव है वो भी अपन उसको भी अपन माइनस कर लेंगे। हाउएवर वो अदर देन दैट ऑफ डेप्रिसिएशन होना चाहिए, और एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वो सब अपन माइनस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा मीटिंग जो भी हम अमाउंट प्रोविज़न किए ताकि अपन असर्टेन लाइबिलिटीज़ को, ठीक है, अनअसर्टेन लाइबिलिटीज़ को मिट करें, उसको अपन माइनस कर लेंगे। एनी अमाउंट ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो होगा उसको भी अपन माइनस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन पीवी से इंटू कर लेंगे, दैट इज़ अ पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, एंड अपन डिवाइड कर लेंगे पीई से, दैट इज़ टोटल अमाउंट ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एज शोन इन द बैलेंस शीट। ठीक है, वंस अगेन हमारा यहाँ पे कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ में तो अपन हाई एवरेज लेने वाले हैं। अनकोटेड इक्विटी शेयर्स में ए में अपने को बुक वैल्यू ऑफ एसेट चाहिए एक्सेप्ट दिस एसेट्स, उसमें से टीडीएस टीसीएस एंड अनएमोटाइज वैल्यू माइनस करेंगे। बी में अपन को जो एसेट अपने ऊपर छोड़ा था उसका फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। एल से अपने को लाइबिलिटीज़ का बुक वैल्यू लेना है एक्सेप्ट हमारे कंटिजेंट लाइबिलिटीज़, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर को डिविडेंड देने वाले हैं, फिर रिजर्व्स, फिर प्रोविजंस आ जाएंगे। अनअसर्टेन लाइबिलिटीज़ के जो प्रोविजंस है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये सबको अपन माइनस कर लेंगे, उसको इनटू कर लेंगे विद द पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, अपन डिवाइड कर लेंगे टोटल अमाउंट ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर एज शोन इन द बैलेंस शीट में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ जो कि अदर देन इक्विटी शेयर्स है, यहाँ पे जो भी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ है बट वो इक्विटी शेयर्स नहीं है, तो यहाँ पे अपन जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लेंगे
वो शैल बी एस्टिमेटेड टू बी प्राइस इट वुड फेच इफ सोल्ड इन द ओपन मार्केट। तो अभी अगर अपन उसको बेच रहे हैं तो अपने को जितना वैल्यू आएगा या फिर जो वैल्यूएशन रिपोर्ट है फ्रॉम अ मर्चेंट बैंकर या कोई भी अकाउंटेंट जितना उसका वैल्यू बता रहा है, मतलब बेसिकली जितना मार्केट में प्रिवेलिंग रेट है वो अपने को फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना है शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जो कि अदर देन इक्विटी शेयर्स है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है हमारा ऐसे तो उसका फेयर मार्केट वैल्यू कैसे लेंगे, तो वो जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा वो हायर ऑफ द फॉलोइंग होगा। आपका जो भी स्पेसिफाइड डे में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा चाहे वो, या फिर अगर आप उसका NAV मतलब अगर आप उसको अभी सेल कर रहे हैं तो जितना आपके पास आ रहे हैं पैसे, या फिर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है विच एवर इज़ हायर है, वो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में फेयर मार्केट वैल्यू ले लेना है। नेक्स्ट है कोई बिजनेस अंडरटेकिंग का अगर अपने को फेयर मार्केट वैल्यू लेना है तो यहाँ पे हमारा होगा A+B - L। द वैल्यू ऑफ A, B एंड L वुड बी डिटरमाइन इन द सेम मैनर। तो A, B एंड L सेम होगा तो A+B मतलब सारे एसेट्स को माइनस आपको लाइबिलिटी लेना है। बट बेसिकली वो सब जो एसेट्स है उसका अपने को फेयर मार्केट वैल्यू लेना है। बाकी जो एसेट A और L है दोनों का बुक वैल्यू लेना है। और एनी अदर एसेट अगर है तो उसमें आपको फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी एसेट अदर देन दोज शैल बी प्राइस दैट द एसेट शैल, मतलब जो इतना NAV है वो लेंगे, या फिर जो वैल्यूएशन रिपोर्ट बताएगा वो अमाउंट अपन ले लेंगे। ठीक है, तो ये बार प्लेन रीड कर लो, समझ आ जाएगा। ओके, मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये था आपका चैरिटेबल वाला ट्रस्ट वाला, इसके क्वेश्चन कर लेंगे। हालांकि इलस्ट्रेशंस भी काफ़ी थे और क्वेश्चंस भी कर लेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है इसमें, आपके पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट के ऊपर भी है। तो सेक्शन नंबर 13A पढ़ते हैं, दैट इज़ असेसमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी अपने को एग्जेम्पशन मिलेगा अगर कोई भी इनकम हो रहा है हाउस प्रॉपर्टी से, अदर सोर्सेज से, कैपिटल गेन से, या कोई भी वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रिसीव हो रही है तो ये सब हमारी जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। उसके बाद कुछ कंडीशंस है जो अपने को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। सेकेंड है कि अपने को रिकॉर्ड मेंटेन करेगा अगर कोई भी वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन अदर देन इलेक्टोरल बॉन्ड, अगर बाकी से अपने को वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन मिल रहा है और वो 20,000 से एक्सीड कर रहा है तो अपने को नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंट्रीब्यूटर रखना है। अगर अपन इसका नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंट्रीब्यूटर नहीं रखेंगे तो अपने को उसका एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। थर्ड है अपने को ऑडिट करवाना है जो बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। फोर्थ है अगर अपने को जो डोनेशन रिसीव हो रही है वो 2000 से एक्सीड कर रही है और वो अपने को कैश के थ्रू रिसीव हो रही है, मतलब अकाउंट पे ही चेक वगैरह से रिसीव होगी 2000 से ज़्यादा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर अपने को कैश से 2000 से ज़्यादा अगर रिसीव हो रही है तो वो अपने को बताना है, अलग से मेंशन करना है, और यहाँ पे अपने को एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। उसके बाद अपने को एक रिपोर्ट सबमिट करना है 29C(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अपने को जो एक रिपोर्ट सबमिट करना रहता है वो अपने को रिपोर्ट सबमिट करना है, और अपने को रिटर्न ऑफ इनकम इन अकॉर्डेंस विद 139(4)B भी फर्निश करना है। एक इलस्ट्रेशन करते हैं बस, पॉलिटिकल पार्टीज में इतना ही था। एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट वेदर द इनकम डेराइव अंडर ओके अ पॉलिटिकल पार्टी ड्यूली रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 रिसीव रेंट ऑफ रुपीज 1,25,000 per month of one of its building let out to a bank from 1/6/2000। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, रेंट रिसीव हो रहा है तो वो हमारा हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, एंड हाउस प्रॉपर्टी का यहाँ पे अपना क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। बट यहाँ पे आपके जो फॉलोइंग कंडीशंस है वो आप मेंटेन करने चाहिए। तो यहाँ पे आपको कंडीशंस लिख देना है, आपको ये लिख देना है कि रेंट जो रिसीव हो रहा है हाउस प्रॉपर्टी मानेंगे, एंड यहाँ पे वो एग्जाम्प्ट होगा इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड, एंड नाउ देन यू हैव टू नेम द कंडीशंस। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका इलेक्ट्रल ट्रस्ट के बारे में आ रहा है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि BB की वीडियो है वो अराउंड 5 to 10 मिनट्स में ही इलेक्ट्रल ट्रस्ट के ऊपर है, तो उसको देख लीजिए, बहुत ही क्लियर होगा। बेसिकली इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे बाकी सारे जो इनकम हो रहे हैं उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, बट जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आपको रिसीव हो रहा है उसमें अगर 2 कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे एग्जाम मिल जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ये था कि जितना भी आपका वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, मतलब जितना भी आपका डोनेशन आपको रिसीव हो रहा है उसमें से 95% या उससे ज़्यादा अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को दे रहे हो, दैट वाज द मेन कंडीशन। एंड देन अगर आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस हिसाब से बोल रहा है उस हिसाब से काम कर रहे हो, तो ये अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो आपका जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रिसीव था वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर 1-2 कंसेप्ट और है तो इसको आप देख लीजिएगा। अभी अपन इलस्ट्रेशन आई गेस ये हमारा उसी के ऊपर इलेक्ट्रल ट्रस्ट के ऊपर है। देखते हैं अपने इससे अपना जो इन्फॉर्मेशन है उससे कितना बनता है।
क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर विद इलेक्शन कमीशन। अच्छा, यहाँ पे तो ये आपको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ही बोल रहा है। चलो पढ़ते हैं। यहाँ पे अपने को रेंट मिल रहा है, प्रॉपर्टी लेटर ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर चेन्नई। फिर है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अदर देन बैंक, तो ये आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अदर देन बैंक आई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 100% हु हैव सिक्रेटेड देयर नेम ऑफ ₹21,000 ईच, तो इस केस में ये हमारा क्या हो जा रहा है, एनोनिमस डोनेशन हो जा रहा है। और ये 20,000 से एक्सीड कर रहा है, मतलब यहाँ पे इनका अपने पास रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं है, तो ये आपको 21 लाख का अपने क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 10% बाय वे ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड ऑफ ₹25,000 ईच। इलेक्ट्रल बॉन्ड से हो रहा है, कैश से नहीं हो रहा, तो ये अपना अलाउड है। 2,50,000 अपना एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फिर है कैश कंट्रीब्यूशन एट द रेट ऑफ ₹2,2100 ईच फ्रॉम 1,000 मेंबर्स, तो अगेन ये हमारा टैक्सेबल होगा क्योंकि 2,000 तक ही अलाउ है। एंड अपना को कैफेटेरिया अपन रन कर रहे हैं, तो आपका पीजीबीपी एग्जाम नहीं है, तो आपका ये वाला लग जाएगा, ये लग जाएगा 3,21,00,000 एंड ये 21,00,000 इतना लग जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली दिया है, अपन ये वाला किया, राइट। एग्जाम्प्ट 21,00,000, एग्जाम्प्ट 21,00,000 एंड 3,00,000। ओके, लेट मी रीड कि ये ऑल्टरनेटिव कैसे हो सकता है। मतलब इसमें तो सारा टैक्सेबल कर दिया, तो ऑब्वियसली ऐसा हुआ होगा कि कंडीशंस अपन एज्यूम किए होंगे कि वो कंडीशंस नहीं मान रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर लिया है कि क्योंकि ये दो कंडीशंस माने नहीं ना, यहाँ पे आपको कैश से ज़्यादा मिल गया है और यहाँ पे अपने नाम रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किया है, तो क्योंकि ऐसा केस है तो यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर 13A में कोई भी एग्जाम्पशन लिमिट नहीं मिलेगा। फर्स्ट केस में ऐसा एज्यूम किया है, देयरफॉर जितना भी है सब टैक्सेबल कर दिया। वेयर सेकेंड में आपको जिसका कंडीशंस आपने नहीं माना है उतना एग्जाम कर दिया है, बाकी आपको सर उतना टैक्सेबल कर दिया, बाकी आपको एग्जाम कर दिया है। आई गेस सेकेंड वाला मोर नाइस प्रेजेंटेशन होगा, आई गेस। सो आई डोंट नो, बोथ लिख के आ जाना अगर क्वेश्चन आया तो, या फिर अदर फैकल्टी की बुक में जैसा होगा वैसे कर लेना। ठीक है, अभी आते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन में। इसके कितने क्वेश्चन है, आई गेस 9, ज़्यादा नहीं था। क्वेश्चन 9 है, हाँ 9 क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए ट्रस्ट अनलेस क्रिएटेड फॉर चैरिटेबल पर्पज डज नॉट क्वालिफाई टू क्लेम एग्जाम्पशन अंडर द चैप्टर। In this context, explain the meaning of charitable purpose and examine whether the following object constitute part of it. Rural reconstruction and upliftment of masses through cottage industry and welfare of industrial worker with a stipulation that the worker of settlers of trust have got preference over others. तो सबसे पहले अपन यहाँ पे पढ़े हैं चैरिटेबल पर्पस का मतलब क्या है। अगर अपन पुअर को रिलीफ दे रहे हैं, एजुकेशन, मेडिकल रिलीफ, योगा, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट या फिर आर्टिस्टिक हिस्टोरिक इंटरेस्ट में अगर इसमें और दे रहे हैं, एंड इसके साथ साथ एडवांसमेंट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में भी होगा। बट अगर ये इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस होगा तो अपन इसको चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। हाउएवर इसमें आपको 20% वाला भी बता देना है कि 20% ऑफ द टोटल रिसीव अगर वो एक्सीड नहीं कर रहा है कमर्शियल रिसीव उसका, तो उसको भी अपन क्या मान लेंगे, चैरिटेबल मान लेंगे। तो यहाँ पे आपको दो केसेस दिया। फर्स्ट है रूरल रिकंस्ट्रक्शन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ मासेस थ्रू कॉटेज इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक स्मॉल सिंपल एंटरप्राइजेस है, जो लोग अपने घर में काम करते हैं, स्मॉल प्लेसेस को गेट टुगेदर करते हैं, इक्विपमेंट्स लाते हैं रूरल एरिया में। तो बेसिकली ये पुअर लोग के लिए ही ज़्यादा जनरली कॉटेज इंडस्ट्री होते हैं, जो कि गांव के छोटे मोटे लोग होते हैं। सेकेंड है वेलफेयर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर विद स्टिपुलेशन द वर्कर ऑफ सेटलर ऑफ ट्रस्ट हैज़ गॉट प्रेफरेंस ओवर। तो मतलब फर्स्ट केस में तो क्लियर बना कि हाँ ये चैरिटेबल एक्टिविटी मान लेंगे अपन। और ये वाला केस में अपने को एक पटना हाई कोर्ट का CIT वर्सेस टाटा स्टील चैरिटेबल ट्रस्ट था, तो उस केस में अपने को बताया कि हाँ ये भी हमारा चैरिटेबल पर्पस के लिए होगा अगर फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल हो रहा है कि जो ट्रस्ट है वो चैरिटेबल पर्पस के लिए क्रिएट हो रहा है एंड कोई भी इनकम अपन इसको अलग अदर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। हाउ डू यू डील विद द फॉलोइंग सिचुएशन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। रामजी चैरिटेबल ट्रस्ट हैज फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम अंडर सेक्शन नंबर 139(1) एंड अप्लाइड ओनली 50% ऑफ द इनकम फॉर स्पेसिफाइड पर्पजेस। ठीक है, उसने रिटर्न फाइलिंग किया है, गुड। उसने 50% स्पेसिफाइड पर्पजेस के लिए अप्लाई कर दिया है। इट इंटेंड टू, और जितना और जो 35% है वो बोल रहे कि उसको एक्यूमुलेट कर देगा टू स्पेंड इन फ्यूचर ईयर्स। While completing the assessment, assessing officer disallow the accumulated income of 35% and takes the same on the ground कि जो जो ट्रस्ट है उसने एप्लीकेशन नहीं दिया है along with the return filing। तो डिस्कस द वैलिडिटी।
तो आपको पता चल ही गया होगा, अपने को फॉर्म 10 भरना रहता है, यहाँ पे वो फॉर्म 10 नहीं भर के गलती किया, तो यहाँ पे जो 30% ऑफ एक्यूमुलेशन इनकम वो लिया है वो आपका नहीं होगा। तो चलो आंसर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया कि जो आपका 85% ऑफ द इनकम होता है आपको चैरिटेबल पर्पज में अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप 85% नहीं अप्लाई कर रहे हो तो आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हो, बट वो उसको एक स्पेसिफाइड पर्पज़ के लिए फ्यूचर यूज़ के लिए रख सकते हो, बट वो 5 ईयर से ज़्यादा तक नहीं रखना पड़ेगा आपको। पर अगर आपको ये सब चाहिए तो उसके लिए आपको ROI के साथ साथ एक स्टेटमेंट देना है फॉर्म 10 में, ठीक है, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो अगर आप फॉर्म 10 नहीं भरे तो क्या होगा, तो आपको ये एक्यूमुलेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप फॉर्म 10 नहीं भरे तो ठीक है, अगर आप ROI भी नहीं भरे ना तो भी आपको यहाँ पे एक्यूमुलेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हालांकि अपने को क्वेश्चन में मेंशन फर्स्ट लाइन में ही कि अपने को हमने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर लिया बट अपने फॉर्म 10 नहीं भरा है, एंड देयरफॉर यहाँ पे ये रहा फॉर्म 10 इज नॉट सबमिटेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, एंड देयरफॉर यहाँ पे जो असिस्टेंट ऑफिसर है वो वैलिड है, वो उसको इनकम मान लेगा, उसमें वो एग्जेम्प्ट नहीं करेगा। Question number 3. An institution operating for promotion of educational claim in exemption under section number 11 says 1994 furnishes the following data. Fees collected from the student have 14. Construction of a new computer science laboratory has 0.5. ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। लैंड एक्वायर्ड टू बी यूज एज अ क्रिकेट फील्ड फॉर द स्टूडेंट एंड अमाउंट एंड ईयर मार्क्ड एंड सेट अपार्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 8 ब्लॉक्स विद इन नेक्स्ट 4 ईयर्स। तो ईयर मार्क्ड वाला आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटेड पर्पज के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अपने को टोटल इनकम निकालना है। तो फर्स्ट केस में अपने को जितना फीस मिला है वो आपको ऐड कर लेना है। सबसे पहले तो अपने को 15% डिडक्शन मिलेगा ही, तो 14 माइनस 2.10 कर लेना है आपको। इवन इफ इट इज़ नॉट स्पेंड फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन 15% का एग्जाम्पशन मिलता ही है। उसके बाद आपको एक्यूमुलेटेड जो भी आपका इनकम है उसको माइनस कर लेना, दैट इज यहाँ पे जो 4 है उसको आप माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट अपना बैलेंस कितना आएगा 7.90, एंड 7.90 को अभी आपको स्पेंड करना है, मतलब आपको अप्लाई करना है टूवर्ड्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आप फर्स्ट केस में आप अप्लाई करें फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कंप्यूटर साइंस लेबोरेटरी, तो वो अप्लाई करें टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट, तो 0.5 का रिडक्शन मिल जाएगा। एंड देन लैंड एक्वायर्ड टू बी यूज क्रिकेट फील्ड फॉर द स्टूडेंट, तो उसका भी आपको मिल जाएगा। तो टोटल इनकम आपको जो पे करना पड़ेगा जिसमें टैक्स वो है 5.40। इसमें नोट क्या बोल रहा है, ओके नोट 1 पढ़ें। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बता दिया कि क्यों वो आपके लिए ऑब्जेक्ट होगा, ये बताया होगा। ये देखो, अगर आप साइंस लेबोरेटरी बना रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। अगर आप लैंड एक्वायर कर रहे हो फॉर द यूज़ ऑफ क्रिकेट फील्ड तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमारे अप्लाइड के केसेस में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि वो ट्रस्ट सेट अपार्ट कर सकता है, बट यहाँ पे आपको फॉर्म 10 का मेंशन भी कर लेना है, एंड ROI भी आपको फाइल करना है। ये सब भी आपको बताना, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे ये समझाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 12 फॉर द प्रीवियस ईयर डराइव्ड ग्रॉस इनकम ऑफ 21 लाख, विच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ट्रस्ट 10 लाख है, फ्रॉम बिजनेस इंसिडेंटल टू मेन ऑब्जेक्ट 4 है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन 7 है। ट्रस्ट applied a sum of rupees 11.6 lakh toward charitable purposes during the year, which includes repayment of loan for construction of orphanage, determine tax payable। तो इतना आपको रिसीव हो रहा है, तो इसमें आपको ये 10 लाख और ये 4 लाख तो ऐड कर लोगे। नाउ अपने को ये जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है उसको भी इंक्लूड कर लोगे। और अगर ये कॉर्पस में होता, अगर आपको इसको स्पेसिफाइड डायरेक्शन दिया रहता तो आप इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर आपको अपने को यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, इसलिए अपन 7 लाख इंक्लूड कर लेंगे, दैट मीन्स 21 लाख में। उसमें सबसे पहले अपन 15% का रिडक्शन दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप हमने कितना अमाउंट स्पेंड किया है, 11.6 लाख फॉर द चैरिटेबल पर्पजेज हुआ है, जिसमें कि इंक्लूड कर रहा है रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्फनेज, ठीक है। तो ये 11,60,000 दोनों आ जाएगा, मतलब यहाँ पे भी आपका ये अप्लाई हो रहा है, अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे बेसिकली दोनों आपका माइनस कर लेंगे। मतलब 21 लाख में से 3,15,000 माइनस करने के बाद यहाँ पे आपका 17,85,000 बचा, एंड देन यहाँ पे आपको 11,60,000 माइनस कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया फॉर द चैरिटेबल पर्पजेज में। अपना यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंक्लूड लिखा है ना, इंक्लूड, तो पहले 11,60,000 माइनस 3,60,000 में आपका यहाँ पे 8 लाख आ जाएगा, एंड देन 3,60,000 आएगा, तो टैक्सेबल इनकम आपका 6,25,000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि चैरिटेबल ट्रस्ट जो कि रजिस्टर्ड है, आउट ऑफ इट्स उसके पास इनकम था 3,90,000 का, एंड उसके पास सेल प्रॉफिट ऑफ ए कैपिटल एसेट था held by it for less than 24 month amounting to 9,60,000. Okay, and therefore he purchased a building
फॉर ₹13,50,000। ये आपको यहाँ पे कैपिटल गेन में हमने क्या, ये एक बार इसका कंसेप्ट रिवाइज कर देती हूँ। यहाँ पे अपन पढ़े थे कि जो भी नेट कंसिडरेशन रिसीव होगा, ठीक है, अगर अपन कोई कैपिटल एसेट को सेल कर रहे हैं तो जो भी नेट कंसिडरेशन रिसीव होगा, अगर अपन उसको होलली यूज़ कर ले रहे हैं फॉर द परचेज ऑफ एनी अदर कैपिटल एसेट, तो जो भी कैपिटल गेन होगा ना, अपन वो मान लेंगे वो जो कैपिटल गेन होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, उसको अपन ऐसा मान लेंगे कि हमने उसको अप्लाई किया है, ठीक है, एंड वो हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये वही केस है, देखो, the capital asset was sold during the year. The building is held only for the charitable purpose. The trust claimed that the purchase of the building amount to application of its income for charitable purpose, and the capital gain arising on the sale of capital asset is deemed to have been applied to charitable. तो is the claim yes he is valid। यहाँ पे अपने को, तो यहाँ पे आपको पहले 11(1) ए बताया कि 85% आपको यूज़ करना है, एंड ये जो 9,60,000 है ना, हाँ, ये इतना अपन अब कैपिटल एसेट सेल किया और अपने को यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, और इसको हम पूरा यूटिलाइज कर ले रहे हैं 13,50,000 का एसेट खरीदने में। तो यहाँ पे अपने को जो भी कैपिटल गेन होगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो कि चाहे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, इसमें अपने को अपन ऐसा मान लेंगे कि वो अप्लाई हो रहा है। ये देखो यहाँ पे ये पढ़ो, विद द होल ऑफ द सेल प्रोसीड ऑफ ए कैपिटल एसेट हेल्ड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट इज यूटिलाइज बाय इट फॉर एक्वायरिंग अनदर कैपिटल एसेट। तो जो कैपिटल गेन होगा is deemed to have been applied for the charitable purpose, and इस केस में यहाँ पे exempt होगा, ठीक है। तो वही अपन जो कंसेप्ट रिवाइज के सेम है। क्वेश्चन नंबर 6, work out from the following particulars the amount of capital gain which shall be deemed to have been applied for the charitable or religious purpose arising out of sale of a capital asset utilized for the purpose of trust to the extent of 60%। इसका भी एक एग्जाम्पल दिए हैं अपन। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 2,40,000 का, सेल कंसिडरेशन है 3,60,000 का, एंड कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट है 3,00,000। दैट मीन्स हमारा जितना नेट कंसिडरेशन है अपन उसको होलली यूज़ नहीं कर रहे हैं फॉर द परचेज ऑफ नेट एसेट। तो यहाँ पे जो सॉल्व किया अपन, वहाँ पे दो तरीका पढ़े थे। एक तरीका था ये कि 3,00,000 में से 2,40,000 माइनस कर देता, 60,000 आएगा, एंड 60,000 का 60% ले लेगा। एंड सेकेंड जो मेथड था वैसे भी कर सकते हैं, आंसर दोनों में सेम आना है। तो दो तरीके से बताया था। एक तो अपन क्या कर सकते हैं, 3,00,000 माइनस 2,40,000 इंटू 60% कर सकते हैं। तो सेकंड केस में अपन क्या कर सकते हैं, 3,00,000 का 60% लेंगे, 2,40,000 का 60% लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 36,000। यहाँ पे बेसिकली अपने को प्रोपोर्शनल अमाउंट में ले लेना है, एंड यहाँ पे वो पार्टली यूज़ किया, देखो यहाँ पे अपन 3,00,000 माइनस 2,40,000 के हमारा कैपिटल गेन, बट अगर अपन वो 3,60,000 करता तो 3,60,000 माइनस 2,40,000 होता। Question number 7. An electoral trust approved by CBDT is not liable to income tax in respect of voluntary contribution received in other income. Examine the correctness of statement. तो yes it is correct, तो क्या मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर वो 95% अपना पॉलिटिकल 95% ऑफ द सरप्लस को अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ में डोनेट कर दे रहा है तो यहाँ पे उसको टैक्सेस पे नहीं करना पड़ेगा, एंड जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स है वो अगर उसको मान रहा है तो देन अगेन उसको एग्जम्पशन मिल सकता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में। हेल्पेज इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट सेट अप ऑन 1 अप्रैल 2010 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द पुअर। लेटर ऑन इन April 2012, it changed its object to medical relief. It applied for registration on the basis of its new object, that is medical relief, on 1/9/2012 and was granted registration. ये accredited income के तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट चेंज कर लिया, एंड देयरफॉर ये एप्लीकेशन किया है फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए, एंड देयरफॉर यहाँ पे देखो आपको पूरा डेट्स वगैरह मेंशन किया गया है जिससे कि अपन वो स्पेसिफाइड डेट, रेलिवेंट डेट निकाल सके, आई गेस। ओके, नेक्स्ट बोर्ड है ऑन 1 April 2019 हेल्पेज गॉट मर्ज्ड विद, okay, again now I'm very sure, Helpage got merged with Medicare Private Limited, a pharmaceutical company not entitled for registration under section number 12AA. All the asset and liability of the trust became the asset and liabilities of Medicare. The trust appointed a register of value for the valuation of asset and liability. From the following particular, calculate the tax liability in the hand of trust arising as a result of such merger. Okay, ये भी क्वेश्चन का पार्ट है आपका। आपके पास दो लैंड है, नोएडा में है, गुड़गांव में है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है एंड बुक वैल्यू एंड NAV है। तो इसमें अपन तो पढ़े थे विच एवर इज हायर आएगा, तो इस केस में विच एवर इज हायर 58 लाख है, इस केस में विच एवर इज हायर 120 है, तो ये हमारा विच एवर इज हायर वाला है। शेयर्स में कोटेड इक्विटी शेयर्स हैं, तो इसमें अपन पढ़े थे कि हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट डिवाइडेड बाय 2, तो इसको अपन इसका एवरेज ले लेंगे। एंड नेक्स्ट अपन यहाँ पे पढ़े थे अदर देन इक्विटी शेयर्स के बारे में, क्या पढ़े थे,
ओपन मार्केट वैल्यू जो हमारा फेयर मार्केट वैल्यू था वही पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे ये 180 आ जाएगा। लाइबिलिटीज़ में आपको बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ दे दिया 120 लाख, उसमें से हमारा कॉर्पस फंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड रिजर्व एंड सरप्लस इतना इतना इंक्लूड करता है। तो ये तीनों को अपने को माइनस करना है, 120 -12 -8 -18 करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये सब जो एसेट था फेयर मार्केट वैल्यू अपने को आ जाएगा, माइनस लाइबिलिटी करेंगे एंड उस पर अपन टैक्सेस पे कर देंगे। ठीक है, ये तो अपन को समझ में आ गया। लिखने का तरीका इसमें इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन नंबर 115 TD में बताया गया है कि अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है वो रजिस्टर्ड है एंड इनकेस वो मर्ज हो रहा है विद मेडिकेयर एंड एंटिटी नॉट एंटाइटल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, तो उसमें अपने को एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज 30% + 12% + 4%, दैट इज 34.944% में। तो अपने को सबसे पहले यहाँ पे एग्रीगेटेड इनकम में पे करना पड़ेगा। तो एग्रीगेटेड इनकम कितना निकलेगा, तो यहाँ पे पहले वर्किंग नोट देखो। लैंड एट नोएडा में हमारा लैंड एट नोएडा है एंड गुड़गांव है, तो अपना कितना निकला 58 एंड 120। ओके, यहाँ पे 58 नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है, क्योंकि ये परचेज हुआ था ऑन 1st 9 2010 एंड अपन रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किए हैं 1st 9 2012 में एंड रजिस्ट्रेशन अपने को ग्रांट हुआ था 2013 में। तो प्रीवियस ईयर का इसलिए अपन इग्नोर करेंगे। अपन नोट में पढ़े थे एग्रीकल्चर इनकम का अप्लाई प्रीवियस ईयर्स के अपन को नहीं लेना है, तो यहाँ पे अपन 58 नहीं लेंगे एंड यहाँ पे लेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और द फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, तो यहाँ पे आपका 120 लाख आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका कोटेड शेयर्स में अपन 320 लेंगे। इसमें 2013 से पहले है कि अब यहाँ पे ध्यान आ गया होगा 2014 का, तो ये अपने को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे 320 + 300 डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो आपको यहाँ पे 310 आएगा। तो 5000 × 310 कर लेना है आपको, क्योंकि आपके 5000 इक्विटी शेयर्स हैं यहाँ पे मिड एरा। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, तो 2000 × 180 करना है। यस, एंड लाइबिलिटीज़ में आपको 120 -12 -8 -18 लाख करना है, तो यहाँ पे आपका 82 लाख का लाइबिलिटी आ जाएगा एंड इतना आपका एसेट आ गया। दोनों को माइनस करोगे एग्रीगेट इनकम इतना आ जाएगा एंड इसमें अगेन आपको 34.944% में टैक्सेस पे कर देना है। ओके, last question number 9. Serving the poor, a charitable trust is registered under section number 12AA on 1/4/2019. It got merged with AP Limited, which a company is engaged in manufacturing of steel utensils. All the asset and liabilities became the asset and liabilities of that who is not entitled for registration. Okay, again कब यहाँ पे हुआ था got merged हमारा 1/4/2019 में। The trust appointed a registered valuer for the valuation of this. Okay. Stamp duty value of the land हमारा 15 लाख है। However, the land is sold in the open market value, it would ordinarily fetch 17 लाख। बुक वैल्यू 20 लाख है, तो यहाँ पे whichever is higher अपने को यहाँ पे 17 लाख ले लेना है। इसको अंडरलाइन कर लो जो आपका आंसर आएगा 17 लाख। 75,000 equity shares in Inc. Limited traded in Delhi Stock Exchange. The lowest price on 1/4/19 was 75, highest price 85, book value 67। तो यहाँ पे आपका इक्विटी शेयर्स है, therefore 75 + 85 डिवाइडेड बाय 2 × 75,000 आएगा। प्रेफरेंस शेयर में शेयर विल फेच 44 लाख इफ दे आर सोल्ड इन द ओपन मार्केट वैल्यू, तो यहाँ पे अपना 44 लाख आ जाएगा। कॉर्पस फंड अपना 15 लाख था, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अपना 5 लाख था, तो वो दोनों इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी हमारे पास आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है, तो वो हम इंक्लूड करेंगे एंड लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ वेरियस यूटिलिटी बिल्स को भी हम इंक्लूड कर लेंगे। तो 90 लाख + 6 लाख हमारा क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है। देखो, लैंड अपना 17 लाख आया, कोटेड शेयर्स में 80 आया, दैट इज 75 + 85 डिवाइडेड बाई 2 × 75,000 मैंने कहा था, तो वही है। प्रेफरेंस शेयर्स में यहाँ पे अपने को ओपन मार्केट वैल्यू 44 लाख लेना है, लाइबिलिटीज़ में आउटसाइड लाइबिलिटीज़ लेना है एंड लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट लेना है। तो यहाँ पे 1,21 लाख -96 लाख में आपका एक्रेडिटेड इनकम हो जाएगा 25 लाख का, उसमें आपको टैक्सेस पे कर लेना है, देन अगेन उसको राउंड ऑफ भी कर लेना है। तो दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 9। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक बार जरूर पढ़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड इससे पास एग्जाम के क्वेश्चंस कर लेना। एंड सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।